हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स देख रहे थे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने बाइनरी फिजन कर लिया, हम लोगों ने मल्टीपल फिजन कर लिया। आपको सब याद आ रहा होगा, बाइनरी फिजन में लॉन्गिट्यूडनल याद आ रहा होगा, आपको ट्रांसवर्स याद आ रहा होगा। ठीक है, आपको लॉन्गिट्यूडनल याद आ रहा होगा, ट्रांसवर्स याद आ रहा होगा, इरेगुलर याद आ रहा होगा। फिर उसके बाद आपको मल्टीपल विजन भी याद आ रहा होगा। अनफेवरेबल कंडीशन में आपको इंसिस्टेशन, स्पोरुलेशन, ये सब याद आ रहा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने फ्रेगमेंटेशन किया था। फ्रेगमेंटेशन में हमने आपको कॉन्सेप्ट प्रॉपर बताया था। हमने कहा था पूरी बायोलॉजी को अगर हम लोग देखेंगे ना, तो पूरी बायोलॉजी में हम लोग फ्रेगमेंटेशन को क्या कहते हैं, बड़ी आसानी से बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हमने आपको थैलस का कॉन्सेप्ट दिया था, हमने आपको फिलामेंट का कॉन्सेप्ट दिया था। हमने आपसे कहा था ना, अनडिफरेंशिएटेड बॉडी ढूंढने का तरीका है कि थैलस देख लें, हम लोग फिलामेंट देख लें। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एसेक्सुअल स्पोर्स पढ़े थे, है ना, कि थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, थ्रू एसेक्सुअल स्पोर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आल्सो टेक्स प्लेस। तो उस जिसे हम लोग क्या कहते थे, स्पोरुलेशन कहते थे। उस स्पोरुलेशन में हम लोगों ने जू स्पोर पढ़ा था, हम लोगों ने एप्लानो स्पोर पढ़ा था। उन दोनों को मिलाकर हम लोग क्या कहते थे, स्पोरेंजियो स्पोर कहते थे। हम लोगों ने कोनिडिया पढ़ लिया, हम लोगों ने ऑइडिया पढ़ लिया। ठीक है, तो वो आपको ध्यान होगा। फिर हम लोगों ने क्लेमाइडो स्पोर भी पढ़ा था। फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत एकाइनेट के बारे में भी बातचीत कर ली थी। ठीक है, तो इस तरह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरी थ्रू सेक्सुअल स्पोर भी कंप्लीट हो गया था। उसमें हमने आपको एक कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताया था। और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हमने आपसे क्या बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट में हमने आपसे ये बताया था कि एसेक्सुअल स्पोर में अगर थिक वॉल मौजूद होती है, ठीक है, तो वो पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर भी होता है और प्रोपेगेटिंग स्ट्रक्चर भी होता है। अगर वो थिक वॉल होता है ना, तो उसका जो प्राइम फंक्शन होता है, उसका जो प्राइमरी फंक्शन होता है, वो पेरिनेशन ही होता है। ठीक है, और अगर क्या कहते हैं थिन वॉल्ड होता है, तो इसका मतलब फेवरेबल कंडीशन में बनता है। तो जितने भी स्पोर थिन वॉल्ड थे वो सिर्फ प्रोपेगेटिंग थे, और जितने भी थिक वॉल्ड थे वो पेरिनेटिंग के साथ साथ क्या थे, प्रोपेगेटिंग थे। ठीक है, फिर वहाँ पर हमने पेरिनेशन को किस कॉन्सेप्ट से लिंक किया था, तो आपको याद होगा ना, पेरिनेशन को हमने इकोलॉजी के सस्पेंड एडेप्टेशन के साथ क्या किया था, लिंक किया था। आपको वो भी ध्यान आ रहा होगा। अब हम लोग सबसे लास्ट सेक्शन में पहुँच गए, सबसे लास्ट सेक्शन में पहुँच गए और हम लोग पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम लोग पहले नेचुरल मेथड्स पढ़ेंगे और फिर हम लोग आर्टिफिशियल मेथड्स पढ़ेंगे। अब जैसे नेचुरल मेथड में क्या है, तो नेचुरली किस तरह से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। ठीक है, और आर्टिफिशियल मेथड का मतलब है कि हम लोगों ने कुछ ऐसी टेक्निक्स डेवलप कर लिए हैं, कुछ ऐसे मेथड्स डेवलप कर लिए हैं कि उसके थ्रू भी हम लोग प्लांट को क्या करा पाते हैं, प्रोपेगेट करा पाते हैं। जिसमें हम आपको गूटी पढ़ाएंगे, ठीक है, जिसको एयर लेयरिंग कहते हैं, लेयरिंग पढ़ाएंगे, कटिंग पढ़ाएंगे। ठीक है, माइक्रो प्रोपेगेशन होता है। तो वो सब जो होते हैं वो सब आर्टिफिशियल तरीके होते हैं। तो आर्टिफिशियल मेथड से प्रोपेगेशन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, और पहले हम लोग क्या पढ़ लेंगे, तो पहले हम लोग पढ़ लेंगे नेचुरल मीन से किस तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो नेचुरल मेथड्स को हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नेचुरल मीन से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फिर से अगर हम लोग नेचुरल मीन्स के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को पढ़ने की कोशिश करें, तो ऐसा नहीं है कि ये हम लोग पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि इसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। हम लोगों ने इसको कहाँ पर पढ़ रखा है, तो हमने आपको बताया था ना, आपने इसको मार्फोलॉजी में पढ़ रखा है। जैसे एसेक्सुअल स्पोर्स के बारे में आपने फंजाई में पढ़ रखा है, वैसे इसके बारे में हम लोगों ने मार्फोलॉजी में पढ़ रखा है। आपको याद है, मार्फोलॉजी में हम लोगों ने ट्यूबर पढ़ा है, कॉर्न पढ़ा है, राइजोम पढ़ा है, बल्ब पढ़ा है। ठीक है, रनर पढ़ा है, सकर पढ़ा है, ऑफसेट पढ़ा है। ठीक है, वो सारी आपको याद आ रहे होंगे। तो आपको याद है ना, ये जो ट्यूबर था, कॉर्न था, राइजोम था, बल्ब था, वो पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर के साथ साथ क्या था, रिप्रोडक्टिव था। उनका प्राइमरी फंक्शन फूड को स्टोर करना था, लेकिन साथ ही साथ उनके पास बड्स मौजूद होती हैं, और बड्स भी जो है वो फेवरेबल कंडीशन में न्यू प्लांट्स को क्या कर सकते हैं, एराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर हम लोगों ने स्टेम मॉडिफिकेशन में ही रनर पढ़ा था, ऑफसेट पढ़ा था, सकर पढ़ा था, स्टोलन पढ़ा था, बल्बिल अगर पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो उन सारी स्ट्रक्चर्स के थ्रू भी क्या होता है, प्रोपेगेशन होता है। ठीक है, कई बार रूट के थ्रू भी प्रोपेगेशन होता है। आपको पता है, ये तो स्टेम के मॉडिफिकेशन के हमने नाम लिए, हम लोगों ने रूट के मॉडिफिकेशन के थ्रू भी प्रोपेगेशन पढ़ रखा है। रूट में अगर आपको याद हो तो डहलिया काफ़ी पॉपुलर एग्जांपल है। डहलिया में आपको याद है ना, वो फेसिकुलेटेड रूट होती है। ठीक है, एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन होता है, उसमें बड्स मौजूद होती हैं, और बड्स के थ्रू क्या हो जाता है, नया प्लांट एराइज हो जाता है। कई बार लीफ के थ्रू भी प्रोपेगेशन होता है। तो क्या होता है ना, कि कई सारी लीव्स होती हैं, तो कई सारी लीफ की भी मार्जिन में बड्स मौजूद होती हैं, और उन बड्स के थ्रू क्या हो जाता है, प्रोपेगेशन हो जाता है। ठीक है,
तो फाइनली हम लोगों ने नेचुरल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन थ्रू रूट पढ़ा है, थ्रू स्टेम पढ़ा है और थ्रू लीफ पढ़ा है। अल्टीमेट हम लोग मॉर्फोलॉजी में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम आपको प्रॉपर इसको यहाँ पर भी पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग क्या देख लेंगे, वेजिटेटिव मेथड बाय आर्टिफिशियल मीन्स। और अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थ्रू नेचुरल मीन्स। अब सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो सोचना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है कि हम वेजिटेटिव वर्ड पर क्या करें, हम वेजिटेटिव वर्ड पर बात करें कि ये वेजिटेटिव वर्ड क्या है, ठीक है। आपको पता है एक प्लांट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वेजिटेटिव पार्ट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। वेजिटेटिव क्या होता है, तो वेजिटेटिव का मतलब है जो जनरली, जिसको हम लोग रिप्रोडक्टिव साइट नहीं बोलते हैं, जैसे रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया। आपको पता है कि एंजियोस्पर्म का ही हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग एंजियोस्पर्म का देख रहे हैं तो आपको पता है एंजियोस्पर्म में जो रिप्रोडक्टिव साइट होती है वो उसे हम क्या कहते हैं, तो रिप्रोडक्टिव साइट को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लावर कहते हैं। तो फिर इस तरह से फ्लावर अपने आप में रिप्रोडक्टिव साइट है, और फ्लावर को छोड़कर जो रूट स्टेम लीफ है वो अपने आप में क्या है, वेजिटेटिव पार्ट है। और वेजिटेटिव पार्ट है तो वो वेजिटेटिव फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अब वेजिटेटिव फंक्शन आपको होता है, जैसे रूट जो होता है वो वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करता है, साथ ही साथ एंकरेज प्रोवाइड करता है। स्टेम का क्या काम होता है, तो स्टेम जो होता है वो एरियल पार्ट होता है ना, उससे स्प्रेडिंग आउट ऑफ ब्रांचेस, तो ब्रांचेस को वो क्या करता है, स्प्रेड करता है। और ब्रांचेस में क्या होती हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें स्टेम करता है। लीफ क्या होता है, तो लीफ अपने आप में फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। तो कभी भी आपको ये पढ़ाया गया है कि रूट का प्राइमरी फंक्शन रिप्रोडक्शन है, कभी नहीं पढ़ाया गया होगा। स्टेम का प्राइमरी फंक्शन रिप्रोडक्शन कभी नहीं पढ़ाया गया होगा। लीफ का प्राइमरी फंक्शन रिप्रोडक्शन कभी नहीं बोला गया होगा। इसका मतलब है कि रूट का प्राइमरी फंक्शन अलग है, स्टेम का प्राइमरी फंक्शन अलग है, लीफ का प्राइमरी फंक्शन अलग है, और उन तीनों में जो प्राइमरी फंक्शन है वो कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं है। इस वजह से रूट स्टेम लीफ को हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग फ्लावर में आते हैं तो फ्लावर का मतलब ये, फ्लावर में एसेसरी वर्ल्ड कौन से होते हैं, स्टैमेन एंड कार्पेल होते हैं। इसको हम लोग डिटेल में अभी नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो फ्लावर में जो क्या कहते हैं, स्टैमेन एंड कार्पेल है। तो स्टैमेन एंड कार्पेल के थ्रू क्या होता है, तो स्टैमेन एंड कार्पेल के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो फ्लावर एग्जैक्टली फ्लावर का प्राइमरी फंक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। और रूट स्टेम लीफ का एडिशनल फंक्शन रिप्रोडक्शन हो सकता है। और आपको पता है रूट स्टेम लीफ का एडिशनल फंक्शन सिर्फ रिप्रोडक्शन नहीं है। अगर आपने पढ़ा होगा रूट मॉडिफिकेशन, स्टेम मॉडिफिकेशन, लीफ मॉडिफिकेशन, तो कई बार आपने टेंड्रिल भी पढ़े थे, कई बार आपने थॉर्न्स भी पढ़ा था, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसका, और कई बार फूड को स्टोर कर रहे थे, है ना, वेजिटेटिव पार्ट। तो इसका मतलब है कि हम लोग को ये समझ में आता है कि रूट स्टेम लीफ में जो मॉडिफिकेशन होता है वो किस बात के लिए हो सकता है, डिफेंस के लिए भी हो सकता है, सपोर्ट के लिए भी हो सकता है, और कई बार जो मॉडिफिकेशन है वो किस बात के लिए भी हो सकता है, प्रोपेगेशन के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर मॉडिफिकेशन प्रोपेगेशन के लिए भी हो सकता है तो इस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो फिर इसका मतलब है कि वो रूट, वो स्टेम, वो लीफ जो कि प्रोपेगेशन कर सकते हैं जिन स्ट्रक्चर्स के थ्रू, उसे हम लोग यहाँ पर फिर से क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अब आपको वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट में फ़र्क समझ में आ गया। वेजिटेटिव पार्ट में रूट स्टेम लीफ आता है, उसके कौन कौन से फंक्शन होते हैं ये समझ में आ गया। और वेजिटेटिव पार्ट का प्राइमरी फंक्शन कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं है। भले ही हम लोग यहाँ पर वेजिटेटिव पार्ट के थ्रू रिप्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन वो उसका क्या है, एडिशनल फंक्शन है, ठीक है। तो जब रूट स्टेम और लीफ मॉडिफाई होते हैं और मॉडिफाई होकर उनके थ्रू जब प्रोपेगेशन होता है ना, तो रूट स्टेम और लीफ के उस मॉडिफिकेशन को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। तो यहाँ पर देखिए एक वर्ड हमने लिखा है और एक वर्ड हमने लिखा है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। तो व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, तो आप समझ जाओगे ना। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल रूट में भी हो सकता है, स्टेम में भी हो सकता है, लीफ में भी हो सकता है, ठीक है। तो रूट जब मॉडिफाई होकर, या स्टेम जब मॉडिफाई होकर, या लीफ जब मॉडिफाई होकर, ठीक है, कोई एक ऐसी स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है जिसके थ्रू प्रोपेगेशन होता है, तो उसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं, ठीक है। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव जो प्रोपेगेशन होगा, इसमें कितने पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, इसमें भी सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा। इसमें किसी भी तरह से गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होगा, किसी भी तरह से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, पूरे प्रोसेस में कहीं पर भी मियोसिस नहीं होगी। हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बता दिया था कि अगर मियोसिस और फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो आप आंख बंद करके इस बात को समझ सकते हो कि वो रिप्रोडक्शन कैसा रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है।
नेक्स्ट, तो अब हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमारे दिमाग में अगर हमको ना भी कोई बताए तो भी हम समझ गए कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू होगा। और वो जो वेजिटेटिव पार्ट है ना, वो जब मॉडिफाई हो जाते हैं क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, तो उन्हीं मॉडिफाइड फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। तो हमने क्या लिख दिया, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। और वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल कौन है, मॉडिफाइड रूट स्टेम लीफ फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये एसेक्सुअल की कैटेगरी में क्यों आता है, तो वाई एसेक्सुअल। तो अगर हम आपसे ये सवाल पूछें कि आप ही हमें बताओ कि ये वाई एसेक्सुअल, ये एसेक्सुअल क्यों है, वाई एसेक्सुअल, तो आप जानते हो, बहुत स्मार्ट स्टूडेंट की तरह जवाब दे दो। क्यों ये एसेक्सुअल है, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और इसमें मियोसिस नहीं होगा। ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन तो आप रहने दो, अगर आप नहीं भी बोलते हो तो अगर आपको कहना है तो आप ये बात कह सकते हो कि गैमेट फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा है आप सिर्फ इतना ही बोल दो कि फर्टिलाइजेशन नहीं है, मियोसिस नहीं है, और मियोसिस नहीं होगा तो क्रॉसओवर नहीं होगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि मियोसिस नहीं होगा तो फिर वेरिएशन नहीं आएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो वेरिएशन नहीं होगा। तो इस वजह से ये क्या है, एसेक्सुअल है। नेक्स्ट, बाई नेचुरल मीन्स बाई आर्टिफिशियल मीन्स। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हम लोग दो एस्पेक्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, दो तरह से पढ़ेंगे। तो पहले जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो किससे पढ़ने जा रहे हैं, नेचुरल मीन्स। तो नेचुरल मीन्स में सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, रूट के बारे में। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि क्या रूट के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, तो यस रूट के थ्रू भी होता है। अब रूट में अगर आप ध्यान करो तो रूट में दो तरह के आपको रूट सिस्टम पढ़ाए गए हैं। आपको टैप रूट सिस्टम पढ़ाया गया है और आपको फाइब्रस रूट पढ़ाई गई होगी। ठीक है, आपको याद आ रहा है ना टैप रूट क्या होता था, तो टैप रूट में प्राइमरी रूट एग्जिस्ट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो टैप रूट के केस में क्या होता था, आपको याद आ रहा है ना टैप रूट क्या है। अगर हम यहाँ पर टैप रूट का डायग्राम बनाए तो आपको याद है ना, इस तरह से क्या कहते हैं, रेडिकल से जो एराइज होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी रूट कहते हैं। ठीक है, और इस प्राइमरी रूट से जो ब्रांचेस निकलती हैं, तो इस प्राइमरी रूट से जो ब्रांचेस निकल रही हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी कहेंगे। ठीक है, और फिर इससे जो फर्दर ब्रांचेस निकल रही हैं, तो इससे जो फर्दर ब्रांचेस निकल रही हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, टर्सरी कहेंगे। तो ये प्राइमरी हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये प्राइमरी हो गया, ये क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया, और फिर ये क्या हो गया, तो फिर ये क्या हो गया, तो ये हो गया टर्सरी हो गया। ठीक है, तो आपको याद है ना प्राइमरी रूट एग्जिस्ट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी, तो उसे हम लोग क्या कहते थे, टैप रूट कहते थे। ठीक है, तो क्या टैप रूट के थ्रू प्रोपेगेशन हो सकता है, तो यस। ठीक है, कई बार क्या होता है टैप रूट के थ्रू भी प्रोपेगेशन हो सकता है। टैप रूट के थ्रू प्रोपेगेशन का एग्जाम्पल होता है शीशम, फिर गुआवा। तो शीशम जिसको हम लोग डेलबेल्जिया भी कहते हैं, डेलबेल्जिया शीशु उसका नाम होता है, तो डेलबेल्जिया कभी भी बोला जाए तो वो शीशम, गुआवा। तो शीशम और गुआवा में क्या होता है, टैप रूट्स होती हैं, और ये भी कभी कभी किसकी तरह वर्क करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये आप मार्फोलॉजी में जब भी पढ़ना 11th की, तो वहाँ पर भी ध्यान रखना। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमें ये सोचना है कि ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से रूट स्टेम लीफ जो होते हैं वो क्या किसकी तरह वर्क करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल की तरह वर्क करने लग जाते हैं। ठीक है, ऐसे नॉर्मली कोई रूट जो है वो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल की तरह वर्क नहीं कर रहा है, जो नॉर्मल स्टेम है वो भी कोई रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की तरह वर्क नहीं कर रहा है, जो नॉर्मल लीफ है वो भी कोई रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की तरह काम नहीं कर रहा है। तो आपके दिमाग में ये एक सवाल आना चाहिए, ठीक है, कि ऐसे कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से जो रूट होता है उसमें प्रोपेगेशन होने लगता है, जो स्टेम होता है उसमें प्रोपेगेशन होने लगता है, जो लीफ होता है उसमें प्रोपेगेशन होने लगता है। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर निकल कर आती है और उस स्ट्रक्चर का नाम है बड। ठीक है, तो जब भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ना, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के केस में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है उसका नाम है बड, BUD। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, बड। तो आप इस वर्ड पर क्या करो, सबसे ज़्यादा क्या करो, फोकस करो। अगर एग्जामिनर चाहे तो यहाँ से वो क्या बना सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बना सकता है। अब देखिए, हम आपको एक कॉन्सेप्ट देते हैं, हम आपको एक कॉन्सेप्ट देते हैं, अगर रूट प्रोपेगेटिंग है तो इसका मतलब है कि रूट के पास बड है। ठीक है, अगर लीफ प्रोपेगेटिंग है तो इसका मतलब है कि उस लीफ के पास भी क्या होगी, बड होगी। और स्टेम के पास ये बात हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, स्टेम के पास ये बात हमें सोचने की क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टेम के पास तो बड होता ही है। ठीक है, अगर आपको पता है ना, तो स्टेम के पास एपिकल बड भी होती है, और कौन सी बड होती है, एक्सिलरी बड भी होती है। तो देखो क्या है, स्टेम के पास तो बड होती है, स्टेम के पास एपिकल और एक्सिलरी बड होती है, और स्टेम के पास जो
तो स्टेम के पास तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में बड मौजूद होता है, तो स्टेम के पास जो स्टार्टिंग से बड्स मौजूद होती है, एपिकल बड एंड एक्सिलरी बड, उस बड को हम लोग ट्रू बड कहते हैं। क्या कहते हैं उस बड को हम लोग? ट्रू बड कहते हैं, ठीक है। और रूट के पास नॉर्मली बड मौजूद नहीं होती है, लेकिन अगर रूट के पास बाई चांस बड आ जाए, ठीक है, तो अगर रूट के पास बाई चांस बड आ जाए तो फिर वो ट्रू बड नहीं कहलाएगी। उस बड को हम लोग क्या कहेंगे? फॉल्स बड कहेंगे, या फिर उस बड को हम लोग क्या कहेंगे? एडवेंटिशियस बड कहेंगे। आप लोगों ने खूब मार्फोलॉजी में ट्रू एंड फॉल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि कब हमें ट्रू कहना चाहिए और कब हमें फॉल्स कहना चाहिए, ये बात आपको पता है, ठीक है। तो ट्रू बड जो होती है वो कहाँ होती है? वो स्टेम में मौजूद है। उसका नाम क्या है? एपिकल बड एंड एक्सिलरी बड, ठीक है। स्टेम के अलावा अगर किसी और पार्ट में बड मौजूद है तो उस बड को हम लोग क्या कहेंगे? एडवेंटिशियस बड, ठीक है। तो हम आपको क्या बता रहे हैं कि अगर रूट में बड मौजूद है या लीफ में बड अगर मौजूद हो जाए तो फिर समझ जाना कि वो कैसी बड है? फॉल्स बड या एडवेंटिशियस बड। और अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बैठा लीजिए कि जो एडवेंटिशियस बड होती है, ठीक है, वो नेचर ने, जानते हो, उसका काम ही बनाया है रिप्रोडक्शन। तो कभी भी अगर एडवेंटिशियस बड मौजूद है तो आप आंख बंद करके समझ जाना कि वो स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन में जरूर पार्टिसिपेट करेगा। नॉर्मली रूट के पास बड नहीं है, और अगर रूट के पास बड आ जाए तो समझ जाना कि वो रूट किसकी तरह वर्क करेगा? प्रोपेगेशन की तरह भी वर्क करेगा। लीफ के पास कोई बड नहीं होती है, लेकिन अगर लीफ की सरफेस में, लीफ की मार्जिन में बड्स डेवलप हो जाए तो समझ जाना कि लीफ किसका काम करेगा? तो लीफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का काम करेगा, ठीक है। और स्टेम के पास तो बड होती है, लेकिन स्टेम के पास जो एपिकल बड होती है और एक्सिलरी बड होती है, उसका प्राइम फंक्शन वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल की तरह काम करना नहीं है, ठीक है। स्टेम के पास जो बड होती है उससे लीव्स अराइज हो सकती है, उससे ब्रांच अराइज हो सकती है, उससे फ्लावर अराइज हो सकते हैं, उससे इन्फ्लोरेसेंस अराइज हो सकते हैं, ठीक है। तो एपिकल बड और एक्सिलरी बड के तो ये सारे काम होते हैं। एपिकल बड और एक्सिलरी बड सीधे नए प्लांटलेट को अराइज नहीं करता है, ठीक है। अगर हम नॉर्मली एपिकल बड को हटा दें, एक्सिलरी बड को हटा दें, ठीक है, आपको याद आ रहा होगा ना, एपिकल बड एपेक्स में होती है, एक्सिलरी बड लीफ के एक्सिल में होती है। अगर हम नॉर्मली एपिकल बड को हटा दें या नॉर्मली एक्सिलरी बड को हटा दें तो उससे नया प्लांट अराइज नहीं होगा। लेकिन कई बार स्टेम के केस में ऐसा होता है कि बड्स जो होती हैं वो प्रोपेगेटिंग भी होती है। और बड्स प्रोपेगेटिंग होने का मतलब है कि अगर हम उस बड को मेन प्लांट से डिटैच कर दें, ठीक है, और उसे सॉइल में क्या करें? अगर हम सॉइल में उसको इम्प्लांट करें तो सॉइल से क्या अराइज हो जाता है? नया प्लांट अराइज हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि स्टेम के पास जो ट्रू बड होती है उसका काम वेजिटेटिव भी हो सकता है और उसका काम रिप्रोडक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो रूट और लीफ के पास बड होगी तो रूट और लीफ के पास हमेशा ही एडवेंटिशियस बड होगी, और एडवेंटिशियस बड का काम आंख बंद करके आप हमेशा क्या मानोगे? तो एडवेंटिशियस बड का काम हमेशा आप आंख बंद करके रिप्रोडक्शन ही मानोगे, ठीक है। अब आप रिवर्स मैनर में सोचो, अगर हमने कहा कि शीशम, डेल्बेर्जिया की जो टैप रूट है वो प्रोपेगेटिंग है, तो फिर आपका कॉमन सेंस कहता है कि शीशम मतलब डेल्बेर्जिया की टैप रूट में क्या मौजूद होगा? तो शीशम या डेल्बेर्जिया की टैप रूट में एडवेंटिशियस बड मौजूद होगा, और उसी बड की वजह से नया प्लांटलेट्स क्या हो जाएगा? अराइज हो जाएगा। आपने घरों में आपने देखा होगा ना, घरों में आलू रखी रहती है, प्याज रखी रहती है, जिंजर रखी रहती है, उसमें भी बड्स होती हैं, और उस बड से आपने नए प्लांट को अराइज होते हुए देखा है। इसका मतलब है कि बड के पास कैपेबिलिटी होती है क्या बनाने की? नए प्लांट को बनाने की। और अगर बड के पास नए प्लांट को बनाने की कैपेबिलिटी है तो फिर वो नॉर्मल बड नहीं है, वो कैसी बड है? रिप्रोडक्टिव बड है। और एडवेंटिशियस बड हमेशा कैसी होती है? रिप्रोडक्टिव होती है। और ट्रू बड जो होती है वो रिप्रोडक्टिव हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ट्रू बड कहाँ पर होती है? स्टेम में होती है। मेरे ख्याल से इतने सारी बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर। हाँ, ये जो चैप्टर पढ़ रहे हो ना, इसका आपको डुअल बेनिफिट है, ठीक है। डुअल बेनिफिट है, एक तरह से आपका मार्फोलॉजी का भी सेक्शन कंप्लीट हो, मार्फोलॉजी का भी एक सेक्शन क्या हो रहा है, फिर से रिवाइज हो रहा है, और साथ ही साथ आपको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर तो क्लियर ही हो रहा है, ठीक है। जब स्पोरुलेशन हम लोगों ने पढ़ा था तो फिर फंजाई के जितने भी एसेक्सुअल स्पोर थे वो भी कवर हो रहा है, और फिर से हम लोगों ने रिप्रोडक्शन को पढ़ा। और रिप्रोडक्शन ही अपने आप में पूरी क्या कहते हैं, बॉटनी में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, ठीक है।
नेक्स्ट, तो टैप रूट क्या होता है ये हम लोग समझ गए। शीशम, डेल्बेजिया, गुआवा अगर इसका एग्जाम्पल है तो उसके पास क्या होगी, एडवेंटिशियस बड, और वही एडवेंटिशियस बड क्या हो जाएगी, रिप्रोडक्टिव बड हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसका डायग्राम हमने ये बनाया है, तो ये देखिए इसको हमने क्या कह दिया, रिप्रोडक्टिव बड, और यहाँ पर हमने रेड से क्या बना दिया है, तो देखो एडवेंटिशियस बड बना दिया है। ठीक है, और ये जैसे हमने टैप रूट बना दिया है और इसमें बड्स मौजूद हैं। ठीक है, जैसे अगर ये डेल्बेजिया है तो ये टैप रूट है, ये प्राइमरी रूट है, और ये सेकेंडरी निकल रही है, और फिर इसमें एडवेंटिशियस बड है, और इसी एडवेंटिशियस बड से हमने न्यू प्लांटलेट्स को क्या कर दिया है, अराइज कर दिया है। इसका मतलब है कि अगर हमें खुद शीशम का प्रोपेगेशन करना है तो हम शीशम की रूट को अलग कर लेंगे, और जहां पर एडवेंटिशियस वाला बड वाला पार्ट होगा उसको इतना इतना पार्ट हम लोग कट करके एक नए सॉइल में ले जाकर या नए जगह पर ले जाकर हम उसे प्लांट करा के नया प्लांट क्या करा सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं। मेरे ख्याल से अब आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप हो गया होगा और ये सेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम लिख देते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में अगर हमने लिख रखा है, तो देखो हमने सबसे पहले वही सोचने वाला सिंबल बना रखा है, एनालाइज करो। जितना हम लोग एनालाइज करेंगे सोचेंगे ना तो हमें सब कुछ सिस्टमेटिक लगता है और हमारे अंदर क्या डेवलप होता है, इंटरेस्ट डेवलप होता है। अब हम लोगों ने बात की ट्रू बड, तुरंत देखो समझ में आ गया ट्रू बड कहाँ पर होती है, स्टेम में होती है। ठीक है, और स्टेम में कौन कौन सी बड होती है, एपिकल बड होती है, और कौन सी होती है, एक्सिलरी बड होती है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ट्रू बड जो है वो हम किसे कह रहे हैं, तो ट्रू बड एपिकल बड को कह रहे हैं, और किसे कह रहे हैं, एक्सिलरी बड को कह रहे हैं। और एपिकल और एक्सिलरी बड कहाँ पर होती है, स्टेम में होती है। अब देखो बड का काम क्या होता है, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स को क्या करना है, अराइज करना, साथ ही साथ फ्लावर या इनफ्लोरेसेंस को अराइज करना। और अगर बड रिप्रोडक्टिव है, इफ रिप्रोडक्टिव देन कैन फॉर्म न्यू प्लांट, अगर रिप्रोडक्टिव है तब वो नया प्लांट को क्या कर सकती है, बना सकती है। ठीक है, तो फिर देखो एक बात है, अगर स्टेम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल की तरह काम करेगा तो समझ जाओ कि स्टेम अगर वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल की तरह काम कर रहा है तो कई बार स्टेम, अब देखो स्टेम में दो चीज़ें हैं, स्टेम में बड्स के थ्रू भी प्रोपेगेशन होता है और कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स के थ्रू भी प्रोपेगेशन है। अगर स्टेम में बड के थ्रू प्रोपेगेशन होगा तो हमेशा स्टेम में कौन सी बड होगी, ट्रू बड होगी। इसका मतलब है कि स्टेम में अगर बड के थ्रू प्रोपेगेशन है तो फिर वो बड क्या होगी, या तो एपिकल है या तो एक्सिलरी है, मतलब ट्रू है। और रूट और लीफ के केस में अगर प्रोपेगेशन है तो फिर तो वहाँ पर रूट एंड लीफ में बड का होना ज़रूरी है, और बड जो होगी वो कैसी होगी, एडवेंटिशियस बड। तो एडवेंटिशियस बड मतलब ऑन रूट एंड लीव्स, और उसको हमने कॉन्सेप्ट बना के लिख दिया। आप अपने दिमाग में इस बात को बैठा लो कि एडवेंटिशियस बड हमेशा ही किस बात के लिए होती है, रिप्रोडक्शन के लिए होती है, और इस वजह से हम लोग उसे क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव बड कहते हैं। और एडवेंटिशियस बड किस तरह के रिप्रोडक्शन के लिए होती है, तो ऑब्वियस है कि हम लोग कौन सा रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना। अब हम लोग आते हैं, टैप रूट कंप्लीट हो गया, टैप रूट के बाद एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, तो एडवेंटिशियस रूट में एक बहुत कॉमन रूट होती है फाइब्रस। अच्छा देखो, एडवेंटिशियस रूट का मतलब है कि ऐसी रूट जो रेडिकल से अराइज ना हो। ठीक है, तो ऐसी रूट जो रेडिकल से अराइज नहीं होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, एडवेंटिशियस रूट कहेंगे। तो एडवेंटिशियस में कई सारे होते हैं, प्रॉप रूट होते हैं, स्टिल्ट रूट होते हैं, वो सब एडवेंटिशियस का एग्जाम्पल है। तो उसमें फाइब्रस रूट एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है ना, हम लोग टैप रूट के पैरेलल फाइब्रस रूट को पढ़ते ही हैं। आपको फाइब्रस रूट याद आ रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा हम आपको फाइब्रस रूट फिर से रिकॉल करा देते हैं। ठीक है, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो आपको याद है कि जैसे ये क्या है, तो ये जैसे कि स्टेम है, ठीक है, और ये जैसे कि स्टेम है, और इस स्टेम के ही बेसल पार्ट से क्या होती हैं, कई सारी फाइबर लाइक रूट्स क्या हो जाती हैं, अराइज हो जाती हैं। ठीक है, तो इसे ही हम लोग कौन सी रूट कहते हैं, फाइब्रस रूट। अच्छा आपको पता है ना इसकी कहानी, अब बहुत हम उस पर हमने एक जनरल सा डायग्राम बनाया है। पहले रेडिकल से प्राइमरी रूट ही अराइज होती है, लेकिन प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है, ये सब आपने पढ़ रखा होगा। फिर जब स्टेम का फॉर्मेशन हो जाता है फिर प्राइमरी रूट खत्म हो जाती है और बेसल पार्ट ऑफ स्टेम से क्या हो जाती हैं, कई सारी फाइबर लाइक रूट्स निकल आती हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग फाइब्रस रूट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जैसे स्टेम है, ठीक है, तो ये स्टेम है
और स्टेम के ही बेसल पार्ट से फाइब्रस रूट। तो अब बताओ ये है तो फाइब्रस रूट, फाइब्रस क्यों बोल रहे हैं? इसकी मार्फोलॉजी की वजह से। लेकिन ये फाइब्रस के साथ साथ क्या है? तो ये फाइब्रस के साथ साथ क्या है? ट्रू होगा कि एडवेंटिशियस होगा? तो ऑब्वियस है, रेडिकल से तो अराइज हो नहीं रहा है, बेसल पार्ट ऑफ स्टेम से अराइज हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है? एडवेंटिशियस है। ठीक है, तो एडवेंटिशियस में जो हम लोग मॉडिफिकेशन देखते हैं ना, तो एडवेंटिशियस में हम लोग किससे देखते हैं? फाइब्रस से। तो एडवेंटिशियस में ही हम लोग यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं? तो एडवेंटिशियस में जो फाइब्रस का एग्जाम्पल होता है, तो कई बार फाइब्रस रूट किसकी तरह वर्क करते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल की तरह वर्क करते हैं। तो एडवेंटिशियस में जो फाइब्रस होती हैं वो कई बार वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल की तरह काम करती हैं। ठीक है, तो अब दो एग्जाम्पल है, एक ट्यूबरस और एक क्या होता है? फेसिकुलेटेड। आपने मार्फोलॉजी में दो नाम सुने होंगे। आपने एक स्वीट पोटैटो का नाम सुना होगा, आइपोमी बटाटा, बहुत पॉपुलर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वीट पोटैटो से तो कई तरह से क्वेश्चन बनता है, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, एक रूट का मॉडिफिकेशन, एक स्टेम का मॉडिफिकेशन। स्वीट पोटैटो जो है वो रूट का मॉडिफिकेशन है, लेकिन रूट में भी ट्रू रूट का मॉडिफिकेशन है या फिर एडवेंटिशियस का है, तो एडवेंटिशियस का भी, एडवेंटिशियस में भी किसका है? फाइब्रस का मॉडिफिकेशन। ये सब तो मार्फोलॉजिकल लेवल के क्वेश्चन है। फिर अगर हम लिविंग वर्ड की बात करें तो आपको लिविंग वर्ड में पढ़ा है ना, एक सोलेनेसी फैमिली एक कन्वॉल्वेसी फैमिली को बिलोंग करता है ना, दोनों का ऑर्डर कॉमन होता है, पॉलीमोनियल्स। इसका मतलब है कि पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो के बीच में अगर हम लोग सिमिलरिटी देखते हैं तो वो ऑर्डर लेवल तक जाकर मिलती है। इसका मतलब स्पीसीज, जीनस, फैमिली, इन सब का क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। और हम देखते ही हैं पोटैटो जो होता है वो सोलेनेसी, और जो स्वीट पोटैटो होता है वो कन्वॉल्वेसी फैमिली का मेंबर होता है। तो ये टैक्सोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एवोल्यूशन में आप लोग जब पढ़ोगे तो आपको होमोलॉगस पढ़ाया जाएगा, एनालॉगस पढ़ाया जाएगा। तो होमोलॉगस, एनालॉगस, एनालॉगस का मतलब क्या होता है? फंक्शन सेम। ठीक है, फिर अगर हम लोग बात करें तो आप देखते हो ना, आप देखो एनालॉगस में क्या होता है? ओरिजिन डिफरेंट, फंक्शन सेम। तो अगर हम लोग देखें कि ये जो पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो है, तो इसमें ओरिजिन एक रूट है और एक क्या है? स्टेम है, लेकिन फंक्शन क्या है बताइए जाकर? सेम है। ठीक है, तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया? एनालॉगस का एग्जाम्पल। तो ये एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन हो गया। अब देखो ये रिप्रोडक्शन में भी आ गया। रिप्रोडक्शन में अभी जब हम लोग स्टेम का मॉडिफिकेशन देखेंगे तो पोटैटो के थ्रू भी प्रोपेगेशन होता है, और इंटरेस्टिंगली स्वीट पोटैटो के थ्रू भी प्रोपेगेशन होता है। बस मजेदार बात क्या है कि पोटैटो के थ्रू जब मॉडिफिकेशन होगा तो वहां पर भी बड्स मौजूद होती है पोटैटो में, लेकिन वो जो बड मौजूद होगी उसे हम लोग ट्रू बड कहेंगे। और जब स्वीट पोटैटो में, ये जैसे हमने स्वीट पोटैटो बना दिया है, तो स्वीट पोटैटो में जो बड होगी उसे हम लोग ट्रू बड नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ट्रू बड हम लोगों ने हमेशा किस में कहा है? स्टेम में। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एडवेंटिशियस बड। ठीक है, तो ये देखो ये स्वीट पोटैटो है, तो ऑब्वियसली ये स्वीट पोटैटो क्या है? रूट है। लेकिन रूट के केस में टैप रूट है कि एडवेंटिशियस है? एडवेंटिशियस है। और एडवेंटिशियस में भी कौन है? फाइब्रस है। ठीक है, तो एडवेंटिशियस फाइब्रस रूट जब फूड को स्टोर कर लेता है तो वो क्या कहलाने लगता है? वो फ्लैशी कहलाने लगता है। ठीक है, फ्लैशी का मतलब है उसमें खाना स्टोर है। और जब उसका कोई प्रॉपर शेप नहीं होता है तो हम लोग किस वर्ड का इस्तेमाल कर देते हैं? ट्यूबरस वर्ड का इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है, तो इसे एडवेंटिशियस क्यों कह रहे हैं? इसे फाइब्रस क्यों कह रहे हैं? इसे ट्यूबरस क्यों कह रहे हैं? इसे फ्लैशी क्यों कह रहे हैं? ये बात आपको समझ में आ गई। और इसमें जो बड मौजूद है उसे हम लोग एडवेंटिशियस क्यों कह रहे हैं ये आपको समझ में आ गया। स्वीट पोटैटो, आइपोमी बटाटा। और अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट ही दिया है कि जहाँ पर भी एडवेंटिशियस बड मौजूद है तो एडवेंटिशियस बड का काम ही क्या होता है? प्रोपेगेशन होता है। तो ऑब्वियस है कि दीज एडवेंटिशियस रूट्स आर फ्लैशी, समझ गए, एज वेल एज क्या हो जाएगी? रिप्रोडक्टिव हो जाएगी। ठीक है, अब देखो फिर से आपको एक और कॉन्सेप्ट देते हैं। ठीक है, अब इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक कॉन्सेप्ट देते हैं। वो ये देते हैं कि कभी भी जो फ्लैशी और रिप्रोडक्टिव दोनों हो तो आप तुरंत समझ जाना कि अगर उसमें फूड का भी स्टोरेज है और साथ ही साथ वो प्रोपेगेटिंग है, तो इसका मतलब आप तुरंत समझ जाना कि हर हाल में वो पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना, अगर कोई भी स्ट्रक्चर फूड को स्टोर कर रहा है और फूड को स्टोर करने के साथ साथ प्रोपेगेटिंग भी है, तो आप तुरंत समझ जाना कि वो जो उसने फूड को स्टोर जो किया है वो किस बात के लिए किया है? पेरिनेशन के लिए किया है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, ट्यूबर, कॉर्म, राइजोम एंड बल्ब, ये सब फूड को स्टोर करते हैं और साथ ही साथ उनके थ्रू प्रोपेगेशन होता है। तो जो फूड स्टोरेज होता है ना ट्यूबर, कॉर्म, राइजोम, बल्ब के पास, वो क्यों होता है? तो आपकी एनसीईआरटी नहीं लिखा होगा टू टाइड ओवर कंडीशन अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। इसका मतलब किस बात के लिए? पेरिनेशन। तो अब देखो यहाँ पर हम आपके लिए ही ये काम छोड़ते हैं, है ना, कि जहाँ पर भी,
ठीक है, ये हम आपके लिए ही काम छोड़ते हैं कि जहाँ पर भी अपने आप में क्या आ जाए, तो जहाँ पर भी अपने आप में फ्लैशी आ जाए और फ्लैशी के साथ रिप्रोडक्शन भी आ जाए, तो आप समझ जाना कि पेरिनेशन भी है और पेरिनेशन के साथ साथ क्या है, प्रोपेगेशन भी है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब इसके दो एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, एक ट्यूबरस तो है और एक फेसिकुलेटेड। फेसिकुलेटेड कुछ अलग नहीं है, अगर देखा जाए तो इसका पूरा नाम होगा फेसिकुलेटेड ट्यूबरस। ठीक है, लेकिन जैसे फेसिकुलेटेड, फेसिकुलेटेड कौन है, तो फेसिकुलेटेड भी एडवेंटिशियस है, फेसिकुलेटेड भी फाइब्रस है। बस इसमें एक देखो वर्ड आया फेसिकल, क्या वर्ड आ गया, फेसिकल। और आपने जूलॉजी में पढ़ा होगा फेसिकल का मतलब क्या होता है, बंडल होता है। ठीक है, तो फेसिकल का मतलब क्या हो गया, बंडल। तो फेसिकुलेटेड रूट में क्या होता है कि कई बार ये जो फाइब्रस रूट है, तो कई बार जो फाइब्रस रूट जो होती है वो क्या होती है कि यही फाइब्रस रूट में कई सारी जो रूट होती हैं वो फूड को क्या कर लेती हैं, स्टोर कर लेती हैं। और कई सारी रूट अगर फूड को स्टोर कर लेंगे ना, तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि ट्यूबरस रूट का क्या है, क्लस्टर है। और ट्यूबरस रूट के क्लस्टर को ही क्या कहते हैं, तो ट्यूबरस रूट के क्लस्टर को ही क्या कहते हैं, फेसिकुलेटेड रूट। अगर हम आपको डायग्राम दिखाएं तो ये देखिए, ये हमने डायग्राम बनाया है। ठीक है, तो ये देखो है तो फाइब्रस ही, ठीक है, तो ये फाइब्रस ही है। अगर आपको इसको और क्लियरिटी लेना है तो आप यहाँ से एक रूट और एराइज कर सकते हो, है ना। तो बहुत सारी रूट्स होती हैं, तो ये सब फाइब्रस रूट ही है। अब उस फाइब्रस रूट में देख रहे हो, ये अभी देखो एकदम फाइबर लाइक रूट है। अब देखो इसको हमने थोड़ा सा थिक किया है, तो थोड़ा सा थिक किया है तो आप समझना कि इसमें फूड का स्टोरेज हुआ। इसको और थिक कर दिया, इसको हमने कह दिया डेवलपिंग ट्यूबर और इसको हमने कह दिया ओल्डर ट्यूबर। अब क्योंकि ये क्लस्टर में है, तो क्लस्टर में होने की वजह से हम किस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम फेसिकल वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अपने आप में क्या कहलाएगा, ये अपने आप में फेसिकुलेटेड रूट कहलाएगा। और ऐसी फेसिकुलेटेड रूट हमें डहलिया में ऑब्जर्व होती है, हमें एस्पार्गस में ऑब्जर्व होती है। आपने पढ़ा है ना लिलिएसी फैमिली, तो लिलिएसी फैमिली में होते हैं ये मेंबर। ठीक है, तो अपने आप में क्या हो जाएगा, ये फेसिकुलेटेड रूट फिर किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एडवेंटिशियस का हो जाएगा और फाइब्रस का हो जाएगा। अब आप बताओ कि अगर ये रिप्रोडक्टिव है, तो इसकी ये कैसे रिप्रोडक्टिव हो पाई, तो फिर वही बात आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। रिप्रोडक्टिव होने की वजह क्या होती है, तो रिप्रोडक्टिव होने की वजह एडवेंटिशियस बट। तो इसके पास देखो यहाँ पर, इसको हम लोग क्रॉन भी कहते हैं। तो ये देखो, ये जो यहाँ पर देखो सभी के पास क्या हमने एक एक बना दी है, बड बना दी है। और फिर से ये एडवेंटिशियस बड होगी और इसी एडवेंटिशियस बड से देखो हमने क्या एराइज कर दिए हैं, तो इसी एडवेंटिशियस बड से हमने न्यू प्लांटलेट्स को क्या कर दिया है, एराइज कर दिया है। ये देखो स्टेम से एराइज किया है, तो ये फाइब्रस रूट। अब देखो ये जो फाइब्रस रूट है ये फ्लैशी भी है, रिप्रोडक्टिव भी है। और जैसे ही फ्लैशी एंड रिप्रोडक्टिव है तो आपके दिमाग में आ गया ना, अगर फ्लैशी के साथ साथ रिप्रोडक्टिव है तो हर हाल में ये पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर भी है। ठीक है, तो इसलिए अगर आपसे पूछा जाए ना, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो रूट होती है, ठीक है, ये वाली जो रूट होती है ये फ्लैशी क्यों है, इन्होंने फूड को क्यों स्टोर किया है। ठीक है, तो हमेशा समझ जाना है कि इन्होंने फूड को क्यों स्टोर किया है, टू टाइड ओवर कंडीशन अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ, इसका मतलब है फॉर पेरिनेशन। तो फ्लैशी होने की वजह हमेशा ही आप क्या याद रख, क्या समझना, फ्लैशी होने की वजह हमेशा ही आप समझना फॉर पेरिनेशन, फॉर पेरिनेशन। ठीक है, तो ये फ्लैशी है, रिप्रोडक्टिव है। इन क्लस्टर है तो क्लस्टर में है। अब कितनी बातें निकल कर आई, ये फेसिकुलेटेड भी है, ये ट्यूबरस भी है और क्या है, रिप्रोडक्टिव भी है। अच्छा, हमने फिर से कहा कि आप इसकी एक यूनिट को ट्यूबरस समझ सकते हो, क्यों, क्योंकि उसका कोई प्रॉपर क्या नहीं है, शेप नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, मतलब प्रीवियस में हम चलते हैं, इसमें सारे पॉइंट। अब फेसिकुलेटेड में देखो हमने हेडिंग लिखी है, डहलिया एंड एस्पार्गस ट्यूबरस रूट्स अराइज इन क्लस्टर एट द बेस ऑफ स्टेम एंड ऑल्सो क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव हो जाएगा। मतलब फ्लैशी के साथ साथ क्या होती हैं, रिप्रोडक्टिव भी होती हैं। ठीक है, तो अगर कभी आपसे पूछा जाए ना कि बताओ एडवेंटिशियस रूट के थ्रू प्रोपेगेशन कहाँ कहाँ है, तो स्वीट पोटैटो आप बताना, डहलिया एस्पार्गस ये सब बता देना। स्वीट पोटैटो को आप ट्यूबरस कह सकते हो, डहलिया एस्पार्गस को फेसिकुलेटेड। अगर कई बार डहलिया एस्पार्गस के लिए फेसिकुलेटेड वर्ड ना लिखा हो तब भी आप उसे ट्यूबरस में कंसिडर कर लेना। हाँ, अगर आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना हो स्वीट पोटैटो एंड डहलिया के बीच में, तो आप किसको सेलेक्ट करना, स्वीट पोटैटो को। ठीक है, तो इतने तो आप समझदार हो, ये बातें आपको समझ में आती हैं। और ये देखो हमने पेरिनेशन लिख ही दिया है, मतलब इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सस्पेंड एडेप्टेशन का एग्जांपल हो जाएगा और एग्जामिनर कोई क्वेश्चन इसमें नहीं बना पाएगा। ठीक है, आप समझ गए यहाँ तक। नेक्स्ट, तो इस तरह से रूट के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसके थ्रू देखेंगे, स्टेम के थ्रू देखेंगे। ठीक है, तो स्टेम के थ्रू, अब देखो स्टेम के थ्रू में हम लोग
अंडरग्राउंड स्टेम के थ्रू देखेंगे, क्रीपिंग स्टेम के थ्रू देखेंगे। आपको याद है ट्यूबर, कॉर्म, राइजोम, बल्ब और एक स्ट्रक्चर है सकर, ठीक है। तो ट्यूबर, कॉर्म, राइजोम, बल्ब एंड सकर, ये सब के सब क्या होते हैं, अंडरग्राउंड है, ठीक है। नेक्स्ट, ट्यूबर, कॉर्म, राइजोम, बल्ब के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर कभी भी ये सब स्टेम के मॉडिफिकेशन है, आपसे पूछा जाएगा ट्यूबर, कॉर्म, राइजोम एंड बल्ब में जो स्टेम मॉडिफिकेशन हुआ है वो किस बात के लिए हुआ है, तो आप ये कहना कि किस बात के लिए हुआ है, स्टोरेज के लिए भी हुआ है और प्रोपेगेशन के लिए भी हुआ है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइमरी फंक्शन क्या है, मॉडिफिकेशन जो मॉडिफिकेशन हुआ है तो उसका प्राइमरी एम क्या है, तो आप प्राइमरी एम में हमेशा क्या कहो है ना, तो आप प्राइमरी एम में हमेशा स्टोरेज कहना। तो प्राइमरी एम ट्यूबर, कॉर्म, राइजोम एंड बल्ब का क्या होगा, स्टोरेज होगा, एंड सेकेंडरी एम क्या होगा, प्रोपेगेशन होगा, ठीक है। और हमने आपसे कहा है ना जहां पर भी स्टोरेज और प्रोपेगेशन दोनों आ जाए तो आप समझ जाना पेरिनेशन है, पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो ट्यूबर, कॉर्म, राइजोम एंड बल्ब जो है इनका पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर है, और पेरिनेटिंग को हमने सीधे किससे जोड़ा है, फूड स्टोरेज से, और साथ ही साथ ये क्या है, रिप्रोडक्टिव है। तो ये पेरिनेटिंग भी है और क्या है, रिप्रोडक्टिव है। इससे आप नेचर को समझो ना कि नेचर देखो क्या है, नेचर के पास प्रॉपर एक सिस्टमेटिज्म है, प्रॉपर कुछ लॉज हैं कि जब वो फूड को स्टोर कर रहा है और उसके पास बर्ड्स हैं तो वो ये सारे काम किस बात के लिए कर रहा है, तो वो ये सारे काम सिर्फ इसी बात के लिए कर रहा है ताकि वो पेरिनेटिंग भी हो सके और प्रोपेगेटिंग भी हो सके। और पेरिनेटिंग किससे रिलेटेड है, फूड स्टोरेज से। लेकिन अगर हम लोग सकर के बारे में याद करो तो देखो ये रनर, ऑफसेट, स्टोलन एंड सकर, लेकिन सकर को हमने इधर लिखा है अंडरग्राउंड स्टेम में क्योंकि सकर जमीन के नीचे है। अच्छा ये सब क्रीपिंग होते हैं और ये प्रॉपर जमीन के, ये जमीन के नीचे नहीं है, ये क्या होते हैं, लगभग सरफेस में होते हैं। जैसे रनर जो है वो जमीन की सरफेस में होता है, ऑफसेट वाटर की सरफेस में होता है, स्टोलन भी लगभग जमीन की सरफेस में होता है ना। तो इस वजह से हमने इसको अंडरग्राउंड की कैटेगरी में नहीं लगाया। ये सब भागते हुए जैसे नजर आते हैं तो इसको हम लोग क्रीपिंग स्टेम कहते हैं। सकर जमीन के अंदर होता है तो इसको हमने अंडरग्राउंड में लिखा है। लेकिन ये जो रनर, ऑफसेट, सकर एंड स्टोलन है इसका जो प्राइमरी फंक्शन है, रनर, ऑफसेट, सकर एंड स्टोलन, इसमें देखो सिर्फ हमने रिप्रोडक्टिव लिखा है। इनका प्राइमरी एम पूरी तरह से क्या है, रिप्रोडक्शन है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो रनर, ऑफसेट, सकर एंड स्टोलन है ये प्रॉपर एक प्लांट की ब्रांच ही है, ठीक है। आप इसको ये वन इंटरनोड समझ सकते हो या आप इसको प्लांट की ब्रांच समझ सकते हो, और उनके थ्रू प्रोपेगेशन होता है। और यहाँ पर प्रोपेगेशन के लिए बर्ड्स का इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है। मतलब रनर, ऑफसेट, सकर एंड स्टोलन बहुत ही स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर है जो सिर्फ किस बात के लिए बनी है, प्रोपेगेशन के लिए ही बनी है। तो आप सोचो ना अगर सिर्फ प्रोपेगेशन के लिए ही बनी है तो ऑब्वियस है कि अगर ये सिर्फ प्रोपेगेशन के लिए बनी है तो वो उसका प्राइमरी फंक्शन नहीं है। जहां पर प्राइमरी फंक्शन रिप्रोडक्शन नहीं है तो फिर अगर वहां पर रिप्रोडक्शन है तो फिर वो एडवेंटिशियस बर्ड्स के थ्रू है। तो फिर इसका मतलब है कि ट्यूबर, कॉर्म, राइजोम एंड बल्ब इनका प्राइमरी फंक्शन तो क्या है, तो इनका जो प्राइमरी फंक्शन है देखो हमने लिखा है ना प्राइमरी फंक्शन, तो इसका जो प्राइमरी फंक्शन है फूड स्टोरेज है। तो अगर एडिशनल रिप्रोडक्शन है तो फिर बर्ड्स के थ्रू होगा। जैसे रूट के केस में प्राइमरी फंक्शन उसका रिप्रोडक्शन थोड़ा ना है, तो अगर उसका एडिशनल फंक्शन रिप्रोडक्शन है तो फिर बर्ड्स के थ्रू। और जिसका प्राइमरी फंक्शन ही वेजिटेटिव में रिप्रोडक्शन है, प्राइमरी फंक्शन ही रिप्रोडक्शन है, तो नेचर ने फिर उसमें बर्ड्स की डिपेंडेंसी नहीं रखी है और उसने सीधे बिना बर्ड के ही क्या बना दिया है, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर बना दिए हैं जिसके थ्रू उसने क्या कराया है, प्रोपेगेशन कराया है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप सोचोगे ना तो फिर आपकी अप्रोच क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी। एग्जामिनर आपको किसी भी तरह से कहीं पर भी कंफ्यूज करने में कैपेबल नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सारी बातें समझ गए। रिप्रोडक्टिव हेंस ऑल आर क्या हो जाएंगे, ये सब के सब वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है। इसके बीच में और इन सब के बीच में क्या फ़र्क है वो सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आप कोशिश करना वीडियोज़ को बार बार सुनना तो और सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्यूबर, ठीक है। अच्छा देखो वहाँ पर रूट में भी ट्यूब क्या कहते हैं, ट्यूबर जैसी स्ट्रक्चर आई थी, तो वहाँ पर हम लोगों ने ट्यूबरस कहा था। तो रूट ट्यूबर एक अलग बात है। ये जो ट्यूबर है इसको तो सिर्फ ट्यूबर नाम से पॉपुलर है, लेकिन आप इसको क्या कह सकते हो, आप इसको स्टेम ट्यूबर भी कह सकते हो। तो देखो ट्यूबर में दोनों है, रूट ट्यूबर भी है, स्टेम ट्यूबर भी है, ठीक है। बस हमने आपसे कहा ना ट्यूबर वर्ड का इस्तेमाल ही हम लोग क्यों कहते हैं, वहाँ ट्यूबरस वर्ड का इस्तेमाल हम लोग मोस्टली करते हैं और यहाँ पर हम लोग ट्यूबर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो कभी भी सिर्फ ट्यूबर लिखा हो तो आपके दिमाग में पहले क्या आना चाहिए, स्टेम ही आना चाहिए, ठीक है। ट्यूबर का मतलब ही होता है, ट्यूबर हम लोग इस वजह से इस्तेमाल करते हैं, अभी हमने आपको बताया इर्रेगुलर शेप, जहां पर कोई फिक्स शेप नहीं है, इस वजह से हम लोग ट्यूबर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब ट्यूबर क्या है, तो सबसे पहले अभी हमने कहा ट्यूबर, कॉर्म, राइजोम, बल्ब सबके सब क्या है, अंडरग्राउंड है। तो आपके दिमाग में बिना पढ़े आप सोचो कि ट्यूबर जो है, ट्यूबर का एग्जांपल पोटैटो होता है, ठीक है। पोटैटो कैसा होगा, अंडरग्राउंड होगा, ठीक है। तो ये सबके सब अंडरग्राउंड स्टेम है, स्टेम मॉडिफिकेशन है। और स्टेम मॉडिफिकेशन किस बात के लिए है, तो ट्यूबर, कॉर्म, राइजोम, बल्ब फूड को स्टोर करता है, तो इसका मतलब है कि इसका जो प्राइमरी फंक्शन होगा, यहाँ पर जो ट्यूबर का प्राइमरी फंक्शन होगा वो फूड को
को क्या करना होगा, स्टोर करना होगा। और साथ ही साथ इस ट्यूबर में क्या होते हैं, तो इस ट्यूबर में एक्सिलरी बड्स होंगे, और अगर एक्सिलरी बड्स होंगे एपिकल बड्स होंगे, ठीक है, तो एक्सिलरी बड्स के थ्रू इस ट्यूबर में क्या हो जाएगा, प्रोपेगेशन हो जाएगा। तो इतने पॉइंट्स तो हम लोग खुद से सोच सकते हैं ना। अच्छा, अब यहाँ पर जो बड्स होगी वो कैसी बड होगी, वो ट्रू बड होगी कि एडवेंटिशियस बड होगी, ठीक है। तो अब आप देखो, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ट्यूबर किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का, और स्टेम में जब भी बड मौजूद होगी तो वो कौन सी बड मौजूद होगी, वो ट्रू बड मौजूद होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रू बड हो जाएगा। ट्यूबर के केस में कहते हैं कि ये जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है उसका जो टर्मिनल पोर्शन होता है, तो देख रहे हो टर्मिनल पोर्शन में हमने, तो उसका जो टर्मिनल पोर्शन होता है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, और टर्मिनल पोर्शन में जो स्वेलिंग हो जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूबर कहते हैं। तो टर्मिनल पोर्शन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम गेट swollen ड्यू टू continued accumulation ऑफ फूड, ठीक है। अब अगर इस ट्यूबर की स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा और इनलार्ज करके देखें, तो अगर हम लोग ट्यूबर की स्ट्रक्चर को इनलार्ज करके देखेंगे तो अब आपको देखो यहाँ पर कुछ हाफ मून लाइक जैसी स्ट्रक्चर नजर आएंगी, और ये जो हाफ मून लाइक रेड रेड जो स्ट्रक्चर हमने बनाई है ना, इसे बोलते हैं आइज। क्या बोलते हैं इसे, आइज, ठीक है। तो यहाँ पर, तो इसे हम लोग, ये जो हमने लीफ स्कार लिख दिया है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर ना लिखकर हम यहीं पर लिख देते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग आइज बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे ये नोड है, आप नोड को भी कह सकते हो आइज। तो कई बार आपको लिखेगा कि जो पोटैटो के पास आइज होती है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आप कह सकते हो कि वो नोड को रिप्रेजेंट करता है। अगर नोड ऑप्शन में नहीं है तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, आप कह सकते हो एक्सिलरी बट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर दोनों ऑप्शन में हो तो आप किसको प्रायोरिटी देना, तो आप क्या कहते हैं, आप एक्सिलरी बट को प्रायोरिटी दे सकते हो, ठीक है। तो नोड को रिप्रेजेंट करता है, और आइज किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सिलरी बट को भी रिप्रेजेंट करता है। अब दूसरी बात, ये जो आइज होती हैं तो इसी आइज में क्या मौजूद है, तो इसी आइज में कौन मौजूद है, बड मौजूद है। तो इसी आइज में अगर बड मौजूद है तो यही बड जो है वो जर्मिनेट करके क्या बना सकता है, तो यही बड जर्मिनेट करके प्लांटलेट्स बना सकता है, ठीक है। तो अब देखो, इसका बड अगर जर्मिनेट करके नया प्लांट अराइज कर सकता है, इसका मतलब प्रोपेगेटिंग है। अब ये जो बड्स यहाँ पर मौजूद हैं तो वो अपने आप में क्या होगा, क्योंकि स्टेम में मौजूद है, इस वजह से हम लोग इसको क्या कहेंगे, ट्रू बड कहेंगे, ठीक है। तो टर्मिनल अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ गेट swollen ड्यू टू कंटिन्यूड एक्युमुलेशन ऑफ फूड। अब देखो, एक सवाल ये है कि ये जो पोटैटो होता है ये तो ज़मीन के अंदर होता है, तो जब ये ज़मीन के अंदर होता है, ठीक है, तो हम लोगों को ये कैसे पता लगा कि ये स्टेम है, ये रूट भी तो हो सकता है। तो आप लोगों को पढ़ाया गया होगा ना, रूट और स्टेम के बीच में हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं। तो रूट और स्टेम के बीच में हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, रूट के पास नोड, इंटरनोड और बड जैसी स्ट्रक्चर नहीं होती है, ठीक है। और स्टेम के पास क्या होता है, नोड होता है, इंटरनोड होता है, बड्स होते हैं। तो फिर इसका मतलब है नोड, इंटरनोड, बड्स का होना किसकी पहचान है, स्टेम। अब एक आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं स्केली लीफ का, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो क्या होता है, स्केली लीफ का मतलब होता है कि पतली मेम्ब्रेनस लीफ, है ना। तो थिन मेम्ब्रेनस लीफ को हम लोग कैसी लीफ कहते हैं, स्केली लीव्स कहते हैं। तो अगर लीफ जमीन के अंदर है, ठीक है, अगर लीफ जमीन के अंदर है तो आप समझ जाना कि वो थिन होगी, मेम्ब्रेनस होगी, क्योंकि जमीन के अंदर लीफ है तो प्रॉपर फोटोसिंथेटिक होगी नहीं। जमीन के अंदर जो लीफ होगी उसका काम सिर्फ क्या होगा, कवरिंग होगा या प्रोटेक्शन होगा। तो जितने भी ट्यूबर है, कॉर्ब है, राइजोम है, बल्ब है, सबके सब क्या है, अंडरग्राउंड है। और अगर सबके सब अंडरग्राउंड स्टेम है तो अगर उसके पास लीफ मौजूद होगी तो कौन सी लीफ मौजूद होगी, स्केली लीव्स मौजूद होगी, और स्केली लीव्स का काम क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो फिर कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर ये स्टेम है तो इसके पास नोड होना चाहिए, इसके पास इंटर नोड होना चाहिए, इसके पास बड्स होनी चाहिए, और साथ ही साथ क्योंकि अंडरग्राउंड है इस वजह से इसके पास क्या होगी, स्केली लीव्स हो जाएगी। प्राइमरी फंक्शन इसका ये है, सेकेंडरी फंक्शन आई को हम लोग नोड कह सकते हैं, आई को हम लोग क्या कह सकते हैं, एक्सिलरी बट कह सकते हैं, ठीक है। तो आई किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आई नोड को रिप्रेजेंट करता है। आई किसको रिप्रेजेंट करता है, आई एक्सिलरी बट को भी हम कह सकते हैं क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी तो आपने देखा होगा, आपने आई बट को जर्मिनेट होते हुए देखा होगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि नोड में जो एक्सिलरी बट मौजूद है उसको आपने पोटैटो को घर में जर्मिनेट होते हुए देखा होगा, ठीक है। तो आई एक्सिलरी बट ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, ये बट क्या कर जाती हैं, स्प्राउट, स्प्राउट का मतलब है जर्मिनेट कर जाएंगे एंड फॉर्मिंग न्यू प्लांटलेट, इसको हम लोग क्या कहेंगे, जर्मिनेटिंग आई बट कहेंगे। अब देखो हमने लिखा है कि ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन आने पर ये जर्मिनेट करेगा।
इसका मतलब है कि अनफेवरेबल कंडीशन में ये जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे, और अगर अनफेवरेबल कंडीशन में ये जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि अनफेवरेबल कंडीशन में ये एक तरह से मेटाबॉलिकली कैसे होंगे, इनएक्टिव होंगे। इसका मतलब किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सस्पेंड एडेप्टेशन। अब देखो हम वही इकोलॉजी में जो हमने कहा था ना 4 तरह के एडेप्टेशन आपको पढ़ाए जाएंगे, तो ये सब सस्पेंड एडेप्टेशन की कितने सारे एग्जाम्पल आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, और हमको पता है कि इसने फूड को स्टोर किया है और प्रोपेगेशन है, हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं सस्पेंड एडेप्टेशन। और दूसरी बात हम लोग ये भी तो देख रहे हैं कि ये फेवरेबल कंडीशन का वेट कर रहा है, ठीक है, जर्मिनेट करने के लिए। और फेवरेबल कंडीशन वही होता है टेम्परेचर, मॉइस्चर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब तक इसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रही है तब तक ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है, और मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है मतलब सुप्त पड़ा हुआ है ना। हिंदी में हम कहते हैं ना किसी को कि वो देखो सुप्तावस्था में है, सुप्त पड़ा हुआ है, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, सस्पेंड एडेप्टेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। इसके जो 2 एग्जाम्पल हैं, ठीक है, तो एक एग्जाम्पल कौन है, पोटैटो, सबको पता है। पोटैटो मतलब क्या हो जाएगा, सोलेनम ट्यूबरोसम, आपको आता है तो वो हम नहीं लिख रहे हैं। और दूसरा एग्जाम्पल है हेलियंथस ट्यूबरोसस, तो ये वाला एग्जाम्पल भी आप याद रखना, ठीक है, हेलियंथस ट्यूबरोसस। कोई डिफिकल्ट एग्जाम्पल नहीं है, इस वजह से डिफिकल्ट एग्जाम्पल नहीं है क्योंकि उसमें लास्ट में क्या आ रहा है, ट्यूबरोसस आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इस डायग्राम को देख लेते हैं। तो ये न्यू प्लांटलेट है, ये देखो ये क्या है, ये लीफी स्कार है। लीफी स्कार का मतलब है कि इसी जगह स्केली लीफ होगी। अब हमने पोटैटो को साफ कर दिया है, लीफ को हटा दिया है, जो भी स्केली लीफ है, कवरिंग है, उसको हटा दिया है, तो फिर वहाँ पर एक निशान बना हुआ है, ठीक है। और उसी निशान को हम लोग किसकी तरह समझते हैं, उसको हम लोग आई की तरह समझ रहे हैं। और वहीं पर कौन मौजूद है, तो वहीं पर एपिकल बड मौजूद है, एक्सिलरी बड मौजूद है, तो वहाँ पर एक्सिलरी बड है। और यही जो, अब आप एक्सिलरी बड ही कहना, और यही एक्सिलरी बड जर्मिनेट करके क्या बना देता है, न्यू प्लांटलेट बना देता है। ये अपने आप में क्या हो गया, लीफी स्कार हो गया, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट जो हम सोच रहे हैं, यहाँ पर एक पॉइंट देखो कि ये एक ऐसी स्ट्रक्चर है, अभी आप जितने भी स्टेम के मॉडिफिकेशन देखो ना, कह रहा कॉर्म, राइजोम, बल्ब, सब में आपको एडवेंटिशियस रूट्स भी नजर आएंगी। कि मतलब जैसे जैसे स्ट्रक्चर होगी ना, अभी जैसे आपने अदरक देखी होगी, जिंजर देखा होगा, है ना, तो उसमें देखो कई सारे रेसे जैसे रूट्स लाइक स्ट्रक्चर निकल ली होती हैं, एडवेंटिशियस रूट। तो ट्यूबर के बाद अभी हम लोग आपको डायग्राम दिखाएंगे कॉर्म का, राइजोम का, बल्ब का, उसमें एडवेंटिशियस रूट्स निकली होती हैं, लेकिन ट्यूबर के पास कोई एडवेंटिशियस रूट नहीं है। तो आप इस पॉइंट को भी चाहो तो लिख सकते हो, डोंट हैव या डज नॉट हैव एडवेंटिशियस रूट। तो ये कॉम, राइजोम एंड बल्ब से इनके बीच में एक डिफरेंस ये भी है कि इनके पास क्या मौजूद नहीं है, इसके पास एडवेंटिशियस रूट मौजूद नहीं है। अब हम आपको इसका एक रियल डायग्राम दिखाते हैं, ये देखो। तो ये रियल डायग्राम देखो, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखो ना, टर्मिनल पोर्शन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम गेट स्विलन ड्यू टू कंटिन्यूड एक्यूमुलेशन ऑफ क्या हो जाएगा, फूड हो जाएगा। पोटैटो वगैरह आपको पता है ना, सोलेनेसी फैमिली है। तो अब आप इस बात को देख रहे हो कि बहुत आराम से, ठीक है। और ये सब स्टेम का मॉडिफिकेशन है, तो ये मत सोच लेना कि ये रूट है, ये क्या है, ये सब अपने आप में अंडरग्राउंड स्टेम है। तो वो तो हमने आपको डायग्राम से भी दिखा दिया। अब ट्यूबर के बाद हम लोग किस में आते हैं, सेकंड नंबर पे आते हैं हम लोग राइजोम। राइजोम जैसे ही बोला जाएगा ना, तुरंत आपके दिमाग में अदरक का ख्याल आना चाहिए, जिंजर, ठीक है। आपने अदरक सुना होगा, आपने अदरक सुना क्या, देखा होगा, आपने अदरक देखा है, आपने हल्दी देखा है, टर्मेरिक देखा है। तो जिंजर, टर्मेरिक, ये सब एग्जाम्पल किसके होते हैं, राइजोम के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये जिंजर बना हुआ है। फिर से कुछ जो कॉमन पॉइंट है जो हमारे दिमाग में आने चाहिए, सबसे पहले ये कैसे होंगे, अंडरग्राउंड होंगे। दूसरा काम क्या होगा, फूड को स्टोर करेंगे। तीसरा क्या है, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है, इसका मतलब इसके पास नोड्स होगा, इंटरनोड होगा, बड होगा। और बड कैसी होगी, ट्रू बड होगी। साथ ही साथ इसके पास क्या होनी चाहिए, स्केली लीफ होनी चाहिए। ये लीजिए, सारे पॉइंट तो हमको अपने आप ही समझ में आ गए, ठीक है। अब देखो इसकी पहचान क्या है। अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड जब पोर्शन हॉरिजॉन्टली ग्रो करे, ठीक है, तो ये जो राइजोम होता है ना, वो क्या करता है, ये अंडरग्राउंड होता है, फूड को स्टोर करता है। और इसकी ग्रोथ क्या है, तो जैसे ये जमीन है ना, तो जैसे जमीन है, इसकी ग्रोथ कैसे होती है, तो इसकी ग्रोथ स्ट्रैगलिंग टाइप की होती है, मतलब हॉरिजॉन्टल होती है। इसमें वैसे रूट स्टॉक भी होता है, लेकिन उसका बहुत डिस्कशन रिक्वायर्ड नहीं है। तो यहाँ पर स्ट्रैगलिंग की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जो रूट स्टॉक होता है वो ड्राफ्ट और इस फंड में है। यहाँ पर हम लोग एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं। तो क्या होता है कि ये जो अंडरग्राउंड पोर्शन होता है ना, तो अंडरग्राउंड पोर्शन जब फूड को स्टोर कर ले और फूड को स्टोर करने के बाद हॉरिजॉन्टल ग्रो करे, तो अगर फूड को स्टोर करने के बाद वो हॉरिजॉन्टल ग्रो करता है,
तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे राइजोम कहते हैं। ठीक है, तो राइजोम का मेन प्राइमरी फंक्शन क्या होगा, तो राइजोम का प्राइमरी फंक्शन फिर से क्या होगा, फूड स्टोरेज, और एडिशनल फंक्शन क्या होगा, रिप्रोडक्शन। और जब एडिशनल फंक्शन रिप्रोडक्शन है तो फिर इसका मतलब बर्ड्स के थ्रू होगा। अब ट्रू बर्ड की एडवांटेजेस, क्योंकि स्टेम है इसका मतलब है ट्रू बर्ड्स। ठीक है, तो अब हम लोग स्टेम की स्ट्रक्चर देखेंगे। तो ये देखो, आपने कभी भी अदरक और हल्दी देखी होगी ना, टर्मेरिक देखा होगा, जिंजर देखा होगा, तो सब आपको एक जैसे ही नजर आते होंगे। तो उसी तरह से देखो ये काफी इसमें स्वेलिंग है। अब इस डायग्राम को देखो, तो इसमें ये जो लाइनें होती है ना, इस तरह से आपने लाइनें देखी होंगी, तो वो लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है, तो लाइन नोड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये देखो ये लाइन अगर हम बना दे है ना, ये देखो ये लाइन है, तो ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, फिर ये नीचे ये देख रहे हो ये क्या, ये नीचे क्या है, तो ये देख रहे हो ये जो नीचे बने हुए हैं ये सब के सब क्या हैं, ये एडवेंटिशियस रूट्स हैं। इन्हें एडवेंटिशियस रूट्स क्यों कहा गया है, इस तो एडवेंटिशियस रूट इस वजह से कहा गया है क्योंकि ये अराइज किससे हो रहे हैं, स्टेम से अराइज हो रहे हैं, इस वजह से एडवेंटिशियस है। दो नोड के बीच की डिस्टेंस को क्या कहा जा रहा है, तो दो नोड के बीच की डिस्टेंस को क्या कहा जा रहा है, इंटर नोड कहा जा रहा है। और आप देख रहे हो कि ये देखो ब्राउन से बनाई गई है, तो ये ब्राउन से एक कवरिंग बनाई गई है छोटी सी, तो ऑब्वियस है कि ये क्या होगी, स्केली लीफ हो जाएगी, थिन होगी, मेम्ब्रेनस होगी। ब्राउन क्यों है, क्योंकि जमीन के अंदर है, फोटोसिंथेसिस का काम नहीं करेगा। यहाँ पर क्या बर्ड, यहाँ पर देखो क्या मौजूद है, बर्ड मौजूद है। यहाँ पर भी क्या मौजूद होगा, बर्ड मौजूद होगा। और उसी बर्ड से देख रहे हो, तो उसी बर्ड से नया प्लांट क्या हो गया, अराइज हो गया। तो सारे पॉइंट तो आपको समझ में आ गए। ठीक है, ये जो राइजोम होता है, ठीक है, इसके अगर हम लोग पॉइंट्स देखें तो ये अंडरग्राउंड है, फ्लैशी है, फूड को स्टोर कर रहा है, पेरिनेशन के लिए, समझ गए होगे। इसके पास नोड होगा, इंटर नोड होगा, बड होगा, इसके लिए लीव्स होंगी, खुद से पॉइंट्स बना सकते हो। ये फ्रॉम लोअर नोड एडवेंटिशियस रूट्स अराइज, लोअर नोड से ही क्या निकलते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं। ग्रोज हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, इसको स्ट्रैगलिंग टाइप का राइजोम कहते हैं। और इसमें जानते हो क्या मौजूद होती है, ब्रांचिंग मौजूद होती है। एक्चुअल में ब्रांचिंग हम इस वजह से लिख रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग राइजोम देखेंगे, फिर हम लोग कॉर्म देखेंगे। ठीक है, तो राइजोम और कॉर्म के बीच में हम लोग ऐसे ही फर्क करेंगे, राइजोम हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है और कॉर्म वर्टिकली ग्रो करता है। ठीक है, फिर ये जो राइजोम होता है ना, इसमें ब्रांचिंग मौजूद होती है और कॉर्म में किसी तरह की ब्रांचिंग मौजूद नहीं होती है। तो इसी तरह से हम लोग देखेंगे। तो इसके एग्जांपल क्या है, जंजर और टर्मेरिक तो आपके दिमाग में आएगा। अब मूसा एंड कैना, मूसा मतलब क्या हो गया, बनाना। बनाना और कैना एक ही फैमिली है, तो आप ध्यान रखना दोनों की स्पेलिंग भी लगभग मिलती जुलती है, बनाना कैना, तो तुमको ध्यान रहेगा। शुगर केन भी इसका एग्जाम्पल होता है, लोटस भी इसका क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। शुगर केन आपको होता है, तो शुगर केन को क्या कहते हैं, सेकेरम। तो शुगर केन क्या है, सेकेरम। तो सेकेरम भी इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल। अब यहाँ पर इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, किसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, बनाना। बनाना में इस वजह से कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि जब आप 11th की एनसीईआरटी पढ़ोगे या कई सारी बुक में जब बनाना का एग्जाम्पल पूछा जाएगा ना, तो कई बार बनाना जानते हो कहाँ पर आपको मिलेगा, आपने एनसीईआरटी देखा होगा ना, बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइसेंथेमम। तो बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइसेंथेमम ये सब शक्कर के भी एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आप 12th की जब एनसीईआरटी देखोगे तो वहाँ पर उन्होंने राइजोम लिख रखा है बनाना में। ठीक है, तो कोई कंफ्यूज मत होना, बनाना जो होता है वो राइजोम की भी कैटेगरी में आता है, बनाना जो होता है वो शक्कर की भी कैटेगरी में आता है। ठीक है, राइजोम कहे जाने की वजह अलग होती है क्योंकि उसमें राइजोम के फीचर्स होते हैं और शक्कर कहे जाने की वजह अलग है। ठीक है, तो आप बनाना में ये समझना ना कि बनाना में राइजोम भी है और बनाना में क्या है, शक्कर भी है। अब राइजोम एंड शक्कर में हम लोग फर्क कैसे करेंगे, अभी जब हम लोग शक्कर को देखेंगे तो शक्कर में आपको पता है, शक्कर में फूड का स्टोरेज होना चाहिए, तो शक्कर में फूड का स्टोरेज एक तरह से प्रॉपर नहीं होना चाहिए। तो शक्कर में प्रॉपर फूड का स्टोरेज नहीं होता है, और शक्कर में अगर प्रॉपर फूड का स्टोरेज नहीं होता है, अच्छा उसमें फूड थोड़ा बहुत तो रहता है लेकिन वो थोड़ा बहुत अपने सर्वाइवल के लिए है। ठीक है, लेकिन वो स्टोर नहीं करता है। इसका मतलब है कि शक्कर पेरिनेशन के लिए, मतलब पेरिनेशन का तो मतलब सब लोगों को पता है ना, पेरिनेशन का मतलब है कि अनफेवरेबल कंडीशन के लिए तैयारी, अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करने के लिए लोग फूड को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, वो पेरिनेशन है। अब शक्कर के केस में क्या होगा, तो शक्कर के केस में पेरिनेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, कहाँ पर अगर हम लोग बात, शक्कर के केस में पेरिनेशन नहीं है, सिर्फ रिप्रोडक्शन है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर ये पेरिनेटिंग भी है और साथ ही साथ क्या है, रिप्रोडक्टिव भी है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, शक्कर जो होगा ना, ठीक है, अभी हम आपको फिर से बोलेंगे, शक्कर जो होगा ना, शक्कर एक स्टेम का
पार्ट है, सकर एक ब्रांच है, उसको हम कट मारेंगे और उसी के थ्रू हम प्रोपेगेशन करा लेंगे। लेकिन राइजोम के थ्रू जब प्रोपेगेशन होगा ना, तो राइजोम के थ्रू, स्टेम के थ्रू प्रोपेगेशन नहीं हो, इवन उसमें जो मौजूद बड है उसके थ्रू क्या होगा, प्रोपेगेशन है। अगर आपको राइजोम को यूज करना है प्रोपेगेटिंग स्ट्रक्चर की तरह, तो आपको वो पार्ट कट करना होगा जहां पर क्या मौजूद हो, बड मौजूद हो, ठीक है। लेकिन जब आप सकर के थ्रू प्रोपेगेशन करोगे तो फिर वहां पर आपको बड ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको जो है अंडरग्राउंड ब्रांच को ही कट मारना है और उसके थ्रू प्रोपेगेशन कराना है, ठीक है। अभी हमने सकर के जो पॉइंट बोल रहे हैं, अगर आपका रिवीजन नहीं होगा तो नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आप पहले सकर पढ़ लेना और फिर से इन बातों को सुनना, ठीक है। अभी हम आपको उन बातों को फिर से रिवाइज करा देंगे। तो अभी आप ये समझ जाओ कि बनाना किसके अंदर आता है, तो बनाना राइजोम के भी अंदर है, सकर के भी अंदर है। हाँ, एग्जामिनर अगर तुमसे पूछे कि बनाना जो होता है, अगर बनाना में if stem modification takes place for pollination, if stem modification takes place for food storage, तो आप राइजोम करना। if stem modification takes place for reproduction अगर कहा जाए तो फिर आप क्या करना, तब फिर आप सकर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये हो गया, सुगर केन हो गया, लोटस हो गया, ये सब उसके क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। फिर से सबसे इंपॉर्टेंट तो आप यही देखना ना कि अभी हमने लिखा कि सकर में बड्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किसमें, रनर में, ऑफसेट में, सकर में, स्टोलन में बड्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ट्यूबर, कॉम, राइजोम एंड बल्ब में अगर प्रोपेगेशन कराना है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, बड्स की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। नाइन्थ, कॉर्म। अब देखो कॉर्म जो होता है ये वर्टिकल है। अभी वो जो राइजोम था वो कैसे ग्रो कर रहा था, वो हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा था, स्ट्रैगलिंग टाइप का था। और ये कैसा है, तो ये देखो अपने आप में क्या है, वर्टिकल है। इसमें जो नोड्स आपको नजर आ रहे हैं वो कैसे नजर आ रहे हैं, सर्कुलर नोड नजर आ रहे हैं। इसमें जो इंटर नोड की डिस्टेंस आपको नजर आ रही है, तो इंटर नोड की डिस्टेंस काफ़ी क्या नजर आ रही है, कम नजर आ रही है। इसका मतलब इसमें जो होता है वो इंटर नोड काफ़ी क्या होता है, रिड्यूस होता है। और जहाँ पर भी इंटर नोड रिड्यूस हो जाता है उसे हम लोग कहते हैं कंडेंस, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंस। तो इसको हम लोग कंडेंस कहेंगे। देखो इसने फूड को स्टोर किया है तो लगभग किस जैसा हो गया, तो लगभग सर्कुलर जैसा हो गया, लगभग ओवल लाइक हो गया है ना, ठीक है। तो ये ओवल लाइक है। फिर साथ ही साथ आपको पता है इसको एक नाम और देते हैं, इसको हम लोग कंडेंस्ड राइजोम कहते हैं, ठीक है। लेकिन आप इसको प्रॉपर राइजोम की कैटेगरी में नहीं रख सकते हो। क्यों नहीं रख सकते हो, क्योंकि राइजोम हॉरिजॉन्टली है और ये क्या है, वर्टिकली है, ठीक है। तो आप इसको, वैसे तो अगर हम इसको कहें तो कंडेंस्ड राइजोम कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो आप अपने लेवल पे आप उस बात को बहुत अच्छे से मतलब नहीं सोच पाओगे, ठीक है। तो अब आप, क्योंकि उसमें जो रूट स्टॉक होता है ना वो लगभग इसी के जैसा होता है, लेकिन हम आपको कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, आप बस इसको कंडेंस्ड राइजोम कहो। और कंडेंस्ड राइजोम को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, कॉर्म कहते हैं। तो इसको एक सेपरेट नाम देते हैं, कॉर्म। या फिर अगर हम इसे कॉर्म नाम ना देना चाहें तो फिर हम इसे कंडेंस्ड राइजोम कह सकते हैं। लेकिन कंडेंस्ड राइजोम में भी स्ट्रैगलिंग नहीं कहेंगे, क्योंकि स्ट्रैगलिंग हॉरिजॉन्टल ग्रो करता है, वो रूट स्टॉक होता है, वो आपके केस में ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता है। तो फिर आप इसको ऐसा मानो कि ये कंडेंस्ड राइजोम है और ये कॉर्म का एग्जांपल है, ठीक है। फिर से आप देखो कि यहाँ पर कौन सी रूट्स अराइज होगी, एडवेंटिशियस रूट। क्यों एडवेंटिशियस रूट अराइज होगी, आपको पता है इस वजह से एडवेंटिशियस रूट अराइज होगी क्योंकि ये स्टेम है और स्टेम से अगर रूट्स अराइज होगी तो क्या होगी, एडवेंटिशियस। तो वो या तो लोअर पार्ट से होगी, और कई बार आप देखते हो ना पूरी पेरिफेरी में, जैसे आपने वो देखा होगा, आपने कोलोकेसिया देखा होगा, है ना। आपने कभी जिमिकन देखा होगा, ठीक है। अरबी, अरबी की सब्जी बनती है ना घर में, तो अरबी आपने देखा होगा। तो अरबी जो होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है, तो अरबी इसी का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। आपने एक और इस तरह से भी कभी देखा होगा ना, इस तरह से देखा होगा, ठीक है। और इस तरह से सर्कुलर, तो आपने इस तरह से भी देखा होगा, है ना। तो ये क्या होते हैं, तो ये सब जितने भी ये कोलोकेसिया हैं, एलोकेसिया हैं, ठीक है, जिमीकंद है, ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं, तो ये सब जो होते हैं आपने ऐसा भी देखा होगा। ठीक है। तो ये, अब इसमें क्या होता है कि ये तो पेरेंट कॉर्म है, कई बार पेरेंट कॉर्म में ही छोटे छोटे देखो डॉटर कॉर्म भी बन जाते हैं। तो ये पेरेंट कॉर्म है और इस पेरेंट कॉर्म में कैसे कॉर्म रहते हैं, तो इस पेरेंट कॉर्म में इस तरह से डॉटर कॉर्म भी मौजूद होता है, ठीक है। साथ ही साथ स्केली लीफ भी देखो इसके पास मौजूद है। तो ये देखो ये वाली लीफ क्या है बताइए, स्केली लीफ है। और इसी स्केली लीफ के एक्सिल में कौन सी बड होगी, तो इसी
इसी स्केली लीफ के एक्सिल में कौन सी बट मौजूद होगी, एक्सिलरी बट। तो ये देखो नोड हो गए, इंटर नोड समझ में आ गया, स्केली लीफ समझ में आ गया, यहीं कहीं एक्सिलरी बट होगी और वही एक्सिलरी बट क्या कर सकती है, प्रोपेगेट कर सकती है। और प्रोपेगेट का मतलब है क्या बना सकता है, नया प्लांट बना सकता है। ठीक है, तो कॉर्म को हम लोग क्या कहेंगे, कॉर्म अपने आप में अंडरग्राउंड होता है, थिक होता है। हाँ, अब देखो फर्क क्या हो गया राइजोम से। राइजोम जो होता था वो ब्रांच होता है, एक ऐसा होता है अनब्रांच होता है, ये ओवल स्ट्रक्चर होती है। कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्या होता है, राइजोम होता है। ये कैसे ग्रो करता है, वर्टिकली, ये सब आपको बता दिया। इसके पास नोड्स, इंटर नोड्स, ये सब हमने आपको बता दिया। स्केली लीव्स सब बता दिया। स्केली लीव्स के एक्सिल में ही क्या मौजूद होंगी, बट्स मौजूद होंगी। ठीक है, और ये बट कैसी होंगी, ट्रू होंगी, क्योंकि ये स्टेम है। आर प्रेजेंट हो जाएगा, विच गिव राइज टू, और हमने आपको बताया कि यही इसके पास जो एक्सिलरी बड होगी वही किसको गिव राइज करेगा, एक नए एरियल शूट या नए प्लांटलेट्स का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो हमारे ख्याल से अब आपको कॉर्म में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, एडवेंटिशियस रूट कहाँ से अराइज होगा, या तो बेस से अराइज होगा या थ्रू आउट दियर सरफेस से क्या होगा, अराइज हो जाएगा। ठीक है, सेवरल डॉटर कॉम ऑल्सो अराइज ऑन पेरेंट कॉम, है ना, तो कई सारे डॉटर कॉम। अभी देखो क्यों थ्रू आउट दियर सरफेस, अगर हम लोग बात करें ना, अभी देखो यहाँ पर हमने एक डायग्राम और बनाया है, तो इसमें थ्रू आउट दियर सरफेस से ही लगभग हमने क्या किया है, एडवेंटिशियस रूट्स बना दिए हैं। कई सारे डॉटर कॉर्म भी अराइज हो जाते हैं किसमें, पेरेंट कॉर्म में, ये भी हमने आपको बता दिया। कॉर्म किसकी तरह नजर आता है, कई बार कॉर्म किसकी तरह नजर आता है, बल्ब में। तो लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि कॉर्म है कि बल्ब है, अभी हम आपको बल्ब पढ़ाएंगे। तो ये सारी बातें हम आपको समझा चुके हैं। कॉर्म के कौन कौन एग्जाम्पल है, तो कॉर्म का एग्जाम्पल कोलोकेसिया हो जाएगा, एलोकेसिया हो जाएगा, एमार्फोफेलस हो जाएगा, ग्लैडियोलस हो जाएगा, क्रोकस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, जिमीकंद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल जो है ये आप इनको ध्यान रख लेना, ग्लैडियोलस, कोलोकेसिया, क्रोकस, एमार्फोफेलस, जिमीकंद। ठीक है, इसका जो प्राइम फंक्शन क्या होगा, तो इसका प्राइम फंक्शन क्या हो जाएगा, पेरिनेशन, और पेरिनेशन के साथ साथ ये क्या होते हैं, प्रोपेगेटिंग होती हैं, तो पेरिनेटिंग हो जाएंगी एंड क्या हो जाएंगी, प्रोपेगेटिंग हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम लोग आते हैं बल्ब में। तो बल्ब का सबसे पहले एग्जांपल समझो। बल्ब जैसे ही है तो आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, आपके दिमाग में अनियन आ जाना चाहिए, आपके दिमाग में गार्लिक आ जाना चाहिए। तो अनियन एंड गार्लिक किसका एग्जांपल होते हैं, बल्ब का एग्जांपल होते हैं। अब देखो ये जो कभी आपने अनियन को देखा होगा, गार्लिक को देखा होगा, तो ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा क्या होता है, कंडेंस फॉर्म होता है। ठीक है, और इसका जो शेप प्रॉपर बनता है ना, उसको हम लोग क्या कहने लगते हैं, उसको हम लोग बल्ब कहने लगते हैं। कॉर्न भी किसके जैसा अपीयरेंस देता है, बल्ब जैसा अपीयरेंस देता है। लेकिन अब बल्ब की पहचान क्या होती है, बल्ब में देखो क्या होता है कि बल्ब में बहुत सारी क्या होती हैं, लीव्स होती हैं। ठीक है, और वो सारी लीव्स जो होती हैं वो फूड को स्टोर करती हैं। जैसे अभी आपने कॉर्म को देखा, आपने राइजोम को देखा, ठीक है, इवन ट्यूबर को भी अगर हम लोग कंसिडर कर लें, तो उन सब के पास जो स्केली लीव्स मौजूद थी, तो वो सारी स्केली लीव्स में फूड स्टोर नहीं था। ठीक है, लेकिन जब हम लोग बल्ब देखेंगे तो बल्ब में कॉमन पॉइंट तो वही है कि ये अंडरग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, तो अंडरग्राउंड स्टेम है, फूड को इसने स्टोर किया है, लेकिन इसमें जो फूड का स्टोरेज हुआ है वो इसकी स्केली लीफ में भी होता है। ठीक है, इसके स्टेम में भी होता है और स्केली लीफ में भी होता है। तो इसकी स्केली लीफ में भी फूड का स्टोरेज है। तो जो हम लोग प्याज को खा रहे होते हैं ना, तो उसका बाहर बाहर का जो पोर्शन होता है, जितना भी हम प्याज को खा रहे होते हैं, तो वो सब की सब क्या होती हैं, स्केली लीव्स होती हैं। जो हम लोग इसको गार्लिक, लहसुन को खा रहे होते हैं, तो वो भी क्या होती हैं, स्केली लीव्स होती हैं। वहाँ पर वो जो स्केली लीव्स होती हैं वही क्या हो जाती हैं, फ्लैशी हो जाती हैं, वही फूड को स्टोर करके क्या होती हैं, फ्लैशी होती हैं। और कैसे अरेंज रहती हैं, तो वो कंसेंट्रिकली अरेंज रहती है। और उनके बीचों बीच क्या होता है, तो उनके बीचों बीच एक बड मौजूद होता है। ठीक है, तो इनके बीचों बीच एक बड मौजूद होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग टर्मिनल बड कहते हैं। तो अगर आप प्याज को देखो, तो आप प्याज को जब काटोगे ना, जब आप उसको वर्टिकली काटोगे, तो उसके बीच में आपको देखो आपको बीच में आपको ये देखो, ये जो एपेक्स लिखा है ना, इसको टर्मिनल बड कहते हैं। तो आपको एक टर्मिनल बड नजर आएगी। ठीक है, और उसके चारों तरफ कंसेंट्रिकली उस बड को कौन कवर किए रहता है, तो कौन इनसर्कल किए रहता है, तो कौन किए रहता है, स्केली लीव्स। लेकिन यहाँ पर स्केली लीव्स कैसी होती हैं, फ्लैशी होती हैं। तो हम कहेंगे कि फ्लैशी स्केली लीव्स कंसेंट्रिकली अरेंज होती हैं एंड इनक्लोजेस द टर्मिनल बड, इनक्लोजेस द एपेक्स। एपेक्स को टर्मिनल बड या एपिकल बड को क्या कर लेते हैं, कवर किए रहते हैं। ठीक है, स्केली लीव्स होगा। अब सवाल ये कि लीव्स तो हमेशा स्टेम से अटैच होता है, तो फिर यहाँ पर स्टेम क्या कहाँ है, तो ये जो इसका बेसल पार्ट है, तो ये देख रहे हो, ये इसका जो बेसल पार्ट है ये यहाँ पर, तो ये देखो हमने ग्रीन से कर दिया है। तो यहाँ पर एक रिड्यूस डिस्क शेप स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और वो जो रिड्यूस डिस्क शेप स्ट्रक्चर होती है ना, आप देखते हो ना कभी भी प्याज को छीलो तो उसका बेसल पार्ट काफ़ी थिक और टाइट होता है। तो उसका जो
उसका जो बेसल पार्ट जो थिक और टाइट है वो अपने आप में कैसा होता है, वो अपने आप में कुछ इस तरह से होता है, वो रिड्यूस्ड डिस्क शेप होता है, ठीक है। तो रिड्यूस्ड डिस्क शेप स्टेम होता है और उसी रिड्यूस्ड डिस्क शेप स्टेम से बहुत सारी रूट्स निकली रहती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं, ठीक है। तो आपको बल्ब समझ में आ गया होगा। अनियन के केस में, गार्लिक के केस में अगर आप देखोगे ना तो बाहर की तरफ एक पतली सी मेम्ब्रेन उसे क्या कर रही होती है, कवर कर रही होती है, और उस पतली सी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, ट्यूनिक कहते हैं। तो ट्यूनिक आपको कहाँ मिलता है, अनियन में मिल जाएगा, गार्लिक में मिल जाएगा। लेकिन बल्ब के कुछ और भी एग्जाम्पल होते हैं, जैसे लिली भी बल्ब का एग्जाम्पल होता है। तो लिली जो बल्ब का एग्जाम्पल होता है ना, उसके पास उस तरह का ट्यूनिक मौजूद नहीं होता है। तो हम लोग ट्यूनिकेटेड बल्ब भी कहते हैं और नॉन ट्यूनिकेटेड बल्ब भी कहते हैं। तो अनियन एंड गार्लिक ट्यूनिकेटेड बल्ब में आ जाएगा, और जो लिली है वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, वो नॉन ट्यूनिकेटेड बल्ब की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, फिर अगर हम लोग इसके पॉइंट्स देख लें, अंडरग्राउंड है, फ्लैशी है, हाईली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर होता है, हैव रिड्यूस्ड कॉन्वेक्स डिस्क शेप स्टेम है, बता ही दिया। मैनी फ्लैशी स्केली लीव्स इनक्लोज या फिर कंसेंट्रिकली अ टर्मिनल बड, ठीक है। फ्लैशी स्केली लीव्स बियर एक्सिलरी बड्स इन देयर एक्सिल, तो आपको पता है कि एक्सिल में क्या होती हैं, एक्सिलरी बड्स होती हैं। आपको समझ में आ गया, आपको डायग्राम भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है ना, इनके पास बड्स होती हैं, तो यही बड क्या कर सकती है, तो यही बड क्या कर जाएगी, जर्मिनेट कर जाएगी, और आपको जर्मिनेट करने के बाद आपको नया लीफ अराइज होते हुए क्या होगा, नज़र आ जाएगा, ठीक है। पहले आप इस पॉइंट को देखो, ठीक है। इस पॉइंट को देखो, मेनी एडवेंटिशियस रूट्स अराइज फ्रॉम लोअर साइड ऑफ स्टेम, तो लोअर साइड ऑफ स्टेम से बहुत सारी एडवेंटिशियस रूट्स अराइज हैं। सम आउटर लीव्स बिकम ड्राई एंड प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, और उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूनिक कहते हैं। लेकिन ट्यूनिकेटेड बल्ब भी होते हैं, नॉन ट्यूनिकेटेड, ठीक है। अब सिंपल कंपाउंड एंड नॉन ट्यूनिकेटेड लिली चला गया। अब सिंपल एंड कंपाउंड का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, तो ये मार्फो वगैरह में हम खूब एक्सप्लेन करते हैं। देखो, सिंपल का मतलब होता है एक इंटायर यूनिट की आइडेंटिटी आपको नजर आए, ठीक है। लेकिन कंपाउंड वर्ड का इस्तेमाल हम लोग पूरी बॉटनी के अंदर, कंपाउंड हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, सिस्टम हो गया, इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब कई सारी छोटी छोटी यूनिट मिलकर एक इंटायर यूनिट का अपीयरेंस दे। जैसे अगर हम लोगों ने गार्लिक को देखा है, तो गार्लिक के केस में कई सारी छोटी छोटी यूनिट है, और वो सारी यूनिट इस तरह से अरेंज है कि इंटायर बल्ब का अपीयरेंस दे रहे हैं। लेकिन जब हम लोग अनियन में देखते हैं तो एक आपको बल्ब का अपीयरेंस नजर आता है। लेकिन अगर आप गार्लिक को देखो तो गार्लिक में आप एक यूनिट को अगर डिटैच कर दो तब भी आपको एक जो छोटी सी यूनिट नजर आएगी, वो भी ऐसा लगेगा कि वो भी बल्ब जैसा ही लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात, तो वही हम आपसे कह रहे हैं कि जब कई सारी छोटी छोटी अपनी ही जैसी यूनिट मिलकर एक बड़ी सी यूनिट बनाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। ये बात हम हमेशा बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, ठीक है। अगर कभी आएगा कंपाउंड वगैरह तो हम आपको बहुत अच्छे से और बता देंगे, ठीक है। अगर आप इसको कंपाउंड को समझना चाहते हो ना, तो हम हमेशा कहते हैं, जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, रोबोट देखी होगी जिसमें रजनीकांत, तो उसमें पहले देखो स्टार्टिंग में एक रजनीकांत रहता है, एक रोबोट रहता है। लेकिन आप मूवी के लास्ट सीन में देखोगे ना, तो कई सारे रोबोट मिलकर क्या बना देते हैं, कई सारे मिलकर एक इंटायर रोबोट का अपीयरेंस देते हैं, ठीक है। तो एक जो बड़ा सा रोबोट जो खुद कई सारे रोबोट से मिलकर बना है तो वो कंपाउंड हो गया, और एक अकेला रोबोट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो अपने आप में क्या हो गया, सिंपल हो गया। इसका मतलब है कई सारे बल्ब अगर मिलकर बल्ब जैसी स्ट्रक्चर बनाए तो वो कंपाउंड बल्ब हो गया। तो फिर उसकी हर यूनिट को हम लोग कहते हैं बल्बलेट्स, क्या कहते हैं, बल्बलेट्स। तो यहाँ पर जो कंपाउंड ट्यूनिकेटेड बल्ब है वो गार्लिक है। जैसे हम लोग ये कहते हैं सिंपल ट्यूनिकेटेड बल्ब में हम कह सकते हैं कि स्केली लीव्स जो होती हैं, स्केली फ्लैशी लीफ, स्केली फ्लैशी लीफ कंसेंट्रिकली अरेंज होती हैं। तो कंपाउंड ट्यूनिकेटेड बल्ब में हम लोग क्या कह सकते हैं, तो कंपाउंड ट्यूनिकेटेड बल्ब में हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर स्केली फ्लैशी लीफ नहीं, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि बल्बलेट्स कैसे अरेंज होते हैं, कंसेंट्रिकली। तो यहाँ पर फ्लैशी स्केली लीव्स कंसेंट्रिकली अरेंज रहते हैं, और यहाँ पर हम सीधे बोल सकते हैं कि बल्बलेट्स आर अरेंज्ड कंसेंट्रिकली। बल्बलेट समझ गए ना, बल्बलेट्स का मतलब ये है कि जब कई सारे बल्ब मिलकर इंटायर बल्ब ही बनाएंगे तो फिर हर एक यूनिट को हम बल्ब ना कह के हम लोग बल्बलेट कह देते हैं। जैसे जब आप कंपाउंड लीफ पढ़ते हो ना, तो कंपाउंड लीफ में जो छोटी छोटी लीफ होती है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लीफलेट कह देते हैं, ठीक है। और पूरी यूनिट को हम लोग एक लीफ मानते हैं कंपाउंड लीफ में। तो जो उसमें कई सारी छोटी छोटी उसकी जो रैकिस होती है, उसमें जो कई सारी छोटी छोटी लीफ आपको नजर आती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लीफलेट कहते हैं। तो उसी तरह से बल्ब और बल्बलेट है, तो यहाँ पर बल्बलेट्स कंसेंट्रिकली अरेंज होगा और यहाँ पर सिंपल फ्लैश लीफ, ठीक है। अनियन एंड ट्यूलिप इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। गार्लिक, लिली, आपको पता है ना, ट्यूलिप, ग्लोरियोसा, लिली, ये सब किस फैमिली में आते हैं, लिलिएसी फैमिली में, ठीक है। नेक्स्ट,
हाँ प्रीवियस चलते हैं। ये देखो अब ये डायग्राम, अब ये हमने आपके प्रैक्टिस के लिए, अब बताओ आपको कितने आराम से पहचान में आ रहा है, तुरंत पहचान जाओगे ये क्या है, राइजोम है, तुरंत पहचान जाओगे ये नोट्स हैं, ये एडवेंटिशियस रूट है, ठीक है। और ये क्या निकल रहा है, शूट निकल रहा है, ये तुरंत पहचान जाओगे, नोट, लीफ, कॉर्म, एडवेंटिशियस रूट, ये तुरंत पहचान जाओगे, ये शूट निकल रहा है, ये प्रॉपर क्या है, स्टेम है, और ये क्या है, ये रूट है। ये आप क्या पहचान जाओगे, ये एडवेंटिशियस रूट है, ये क्या है, बल्ब है, और ये क्या निकल रहा है, एरियल शूट निकल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पर एक बात में आप कंफ्यूज मत होना कि अगर ये ट्यूबर है तो इसमें रूट कहाँ से आ गए, जैसे हमने एक पॉइंट आपको बताया था कि वहाँ पर रूट नहीं है। तो देखो ये जो नया शूट अराइज हो रहा है ना, ये इस नए शूट की एडवेंटिशियस रूट है, ये अभी इस ट्यूबर में एडवेंटिशियस रूट नहीं है। ये जो न्यू शूट निकल रहा है ना, इसकी ये एडवेंटिशियस रूट्स आपको दिखाई गई हैं, ठीक है। तो आप इस बात से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये इस ओल्ड, ये जो पेरेंट ट्यूबर है ना, ये उसकी एडवेंटिशियस रूट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट। हाँ अब ये जो निकलेगा, ये नया प्लांट बनाएगा, फिर इसका जो अंडरग्राउंड पोर्शन होगा वो गेट स्वेलन हो जाएगा, टर्मिनल पोर्शन, वो ट्यूबर जाकर बनाएगा, तो उसके पास फिर से एडवेंटिशियस शूट नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो ही गया। अब हम लोग आते हैं रनर। तो रनर, तुरंत जैसे ही रनर बोला तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ग्रासेस आना चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे ही, अब हम लोग जानते हो किस कैटेगरी में आ गए, अब हम लोग सीधे उस कैटेगरी में एंटर कर गए जहां पर प्राइमरी फंक्शन ही क्या होगा, रिप्रोडक्शन। अब रनर, सकर, ऑफसेट एंड स्टोलन, इनका प्राइमरी फंक्शन ही रिप्रोडक्शन है, मतलब ये सिर्फ रिप्रोडक्शन है, प्रोपेगेटिंग है, ठीक है। ये लोग फूड को स्टोर नहीं करेंगे, इसका मतलब ये पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, इसका मतलब ये फेवरेबल कंडीशन में ही काम करेगा। रनर, रनर में अगर हम लोग बात करें, तो देखो रनर है, तो इस यूनिट को हमने क्या कहा, तो इस यूनिट को हमने रनर कहा। तो रनर जो होता है वो, उसको आप अपने आप में एक लॉन्ग इंटरनोड समझ सकते हो, ठीक है। तो जैसे अगर हम डायग्राम ऐसे बना दें, तो रनर को आप क्या समझ सकते हो, तो देखो ये, इसको सिर्फ अलग होना अब मुश्किल है। अगर ये देखिए हम यहाँ पर, ठीक है, अब देखिए ये रनर है, तो ये इस इतनी यूनिट को हम लोग क्या कह सकते हैं, रनर कह सकते हैं। और रनर को हम लोग रनर को हम लोग क्या कह सकते हैं, ब्रांचेस। आपने कभी घास वगैरह देखी होगी, ग्रासेस देखा होगा है ना किसी, तो ग्रासेस में आप देखो ना, एक पतली पतली सी, एक लंबी सी क्या होती है, तो पतली पतली सी एक लंबी सी स्ट्रक्चर होती है। अगर आपने उस स्ट्रक्चर को देखा होगा ना, तो उस स्ट्रक्चर में थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर क्या होता है, तो थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पर एडवेंटिशियस रूट्स, मतलब फाइब्रस टाइप की रूट्स निकली रहती हैं। ये देखो ये एडवेंटिशियस रूट्स निकली रहती हैं, और उसी के ऊपर क्या निकली होती हैं, तो उसी के ऊपर लीफी शूट निकला होता है। तो इसे वन इंटरनोड को, इस वन इंटरनोड को या इस पर्टिकुलर ब्रांच को हम लोग क्या कह देते हैं, तो इसे ही हम लोग क्या कह देते हैं, रनर कहते हैं, ठीक है। और रनर जो होता है, इसमें जो इंटर नोड है इसको हम लोग लॉन्ग कहते हैं। जैसे अभी रनर के पैरेलल हम आपको ऑफसेट पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ऑफसेट एक्वेटिक प्लांट में आपने पढ़ा होगा, तो ऑफसेट में भी सेम यही चीज़ होती है, बस ऑफसेट एक्वेटिक होता है। यहाँ पर लॉन्ग इंटर नोड होता है और उसका इंटर नोड कैसा होता है, शॉर्ट होता है। तो रनर की पहली पहचान आप कहना कि रनर में क्या होता है, कि इंटर नोड लॉन्ग होता है। रनर में क्या होता है, ये जमीन की सरफेस में क्या होता है, क्रीपिंग करता है, बड़ी तेजी से ग्रो करता है। तो रनर जो होता है ये बड़ी तेजी से ग्रो करता है। तो ये इसमें ये स्टेम की ब्रांच है जो लगातार के बड़ी तेजी से क्या करती रहती है, ग्रो करती रहती है। इसकी एक इंटर नोड को हम लोग क्या कह सकते हैं, रनर कह सकते हैं। और एक इंटर नोड में दो नोड हैं, तो हम कह सकते हैं कि नोड से क्या अराइज होता है, एडवेंटिशियस रूट अराइज हो जाते हैं। फिर से एडवेंटिशियस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि स्टेम से और उसके ऊपर क्या निकल आते हैं, लीफी शूट निकल आता है। तो आपको रनर के बारे में ये पॉइंट समझ में आया, लॉन्ग इंटर नोड हो जाता है, ठीक है।
ये कैसे ग्रो करता है, ये ज़मीन में हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है। अच्छा, प्रोस्टेट क्यों कह रहे हैं, हमेशा याद रखना प्रोस्टेट हम लोग, जैसे अगर आपने ब्रायोफाइट में पढ़ा होगा प्रोटोनीमा, उसको भी हम लोग प्रोस्टेट कहते हैं। तो कोई भी स्ट्रक्चर जो ज़मीन में पड़ी हुई है, तो ज़मीन में पड़ी हुई स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोस्टेट कहते हैं। और अगर इस तरह से रहता है तो उसे हम लोग इरेक्ट कहते हैं, इस तरह से रहता है तो प्रोस्टेट कहते हैं। तो आपको पता है कि ये स्टेम की ऐसी ब्रांच है ना जो ज़मीन में हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, ज़मीन की सरफेस में हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है। तो इस वजह से हम लोगों ने किस वर्ड का इस्तेमाल किया, प्रोस्टेट वर्ड का। स्प्रेड इन डिफरेंट डायरेक्शन, और डिफरेंट डायरेक्शन में ये क्या करता है, स्प्रेड करता है। ठीक है, नोड से ही क्या निकल आती हैं, एडवेंटिशियस रूट्स निकल आती हैं, लीफी शूट अराइज होते हैं। ये पॉइंट हमने एनसीईआरटी 11th का ही लिया है। आपको याद है एनसीईआरटी 11th में लिखा है कि ओल्डर पार्ट डाइज एंड न्यू यंगर पार्ट स्प्रेड टू न्यू निके, है ना, न्यू निच। तो आपने पढ़ा होगा ओल्डर पार्ट की डेथ होती चली जाती है और यंगर पार्ट नए नए निके में क्या होता है, स्प्रेड होता चला जाता है। निके के बारे में अभी आपको बहुत डिटेल में किस में पढ़ाया जाएगा, इकोलॉजी में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अभी आप निके में एक्चुअल में कई सारी इन्फॉर्मेशन होती है, हैबिटेट की इन्फॉर्मेशन होती है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन की इन्फॉर्मेशन होती है, उसकी कैपेबिलिटी टू अडेप्ट की इन्फॉर्मेशन होती है। तो अभी तो हमने सिर्फ निके को किससे रिलेट कर दिया, हैबिटेट से। तो नए नए हैबिटेट में क्या होता रहता है, स्प्रेड होता रहता है। अगर ग्रासेस का क्या होता है ना, एक पार्ट अगर हम काट के हटा भी दें तब भी जो यंगर पार्ट है उसके थ्रू क्या पॉसिबल है, प्रोपेगेशन पॉसिबल रहता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल साइनोडॉन डूबग्रास हो जाएगा, ऑक्जेलिस भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब यहाँ पर इन्होंने किसका डायग्राम दे रखा है, ऑक्जेलिस का, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वुड सोरेल कहते हैं। तो रनर क्या होता है, रनर स्टेम है, स्टेम मॉडिफिकेशन फॉर प्रोपेगेशन है। कैसा प्रोपेगेशन होगा, एसेक्सुअल होगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगा, वन लॉन्ग इंटरनोड होगा। नोड से क्या अराइज होगा, लीफ अराइज होंगे, और ज़मीन की तरफ क्या अराइज होगा, एडवेंटिशियस रूट्स अराइज होंगे। ठीक है, और रनर जो होता है वो बड़ी तेज़ी से क्या करता है, प्रोपेगेट करता है। तो बहुत ही फास्ट प्रोपेगेटिंग क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। ये अपने आप में कैसा होता है, प्रोस्टेट होता है। ओल्डर पार्ट डाई होता है, यंगर पार्ट जो होता है वो नए निके की तरफ, नए हैबिटेट की तरफ क्या होता रहता है, स्प्रेड होता रहता है। ठीक है, तो ये आप देख लेना। ठीक है, आपको रनर, सकर, ऑफसेट, स्टोलन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको बहुत आसानी से सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, रनर के बाद देखो हमने क्या बनाया है, स्टोलन। तो स्टोलन का डायग्राम आप देख लो। ठीक है, स्टोलन बहुत आसान है। स्टोलन के केस में क्या होता है, देखो एक बात, हमने रनर के साथ स्टोलन को ही क्यों लिया है, तो आप इसको लिख नहीं रहे हैं, आप ध्यान रखना। रनर के साथ हमने स्टोलन को इस वजह से लिया है, कई बार स्टोलन को भी क्या कहा जाता है, रनर कहा जाता है। रनर एंड स्टोलन में कभी कभी कई जगह पर डिफरेंसेस नहीं है, जैसे स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी का एग्जांपल स्ट्रॉबेरी फ्रैगेरिया। स्ट्रॉबेरी का एग्जांपल अगर आप कई जगह देखोगे ना, ये स्ट्रॉबेरी का डायग्राम देखोगे तो कई बार उसको रनर में दिखाया जाएगा और कई बार उसको किस में दिखाया जाएगा, स्टोलन में दिखाया जाएगा। तो अब इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप उसको स्टोलन जैसा भी मान सकते हो, आप उसको रनर जैसा भी मान सकते हो। ठीक है, दरअसल क्या होता है, आप ऐसा कह सकते हो कि स्ट्रॉबेरी रनर की भी कैटेगरी में आता है, स्ट्रॉबेरी स्टोलन की भी कैटेगरी में आता है। क्या होता है कि दरअसल पहले आप स्टोलन समझो, फिर हम स्ट्रॉबेरी का केस आपको बता देंगे। स्टोलन क्या होता है, स्टोलन में आपने पढ़ा होगा, स्टोलन में क्या होता है, ये जमीन के ऊपर ही निकलता है। जमीन के ऊपर बेसल पोर्शन ऑफ स्टेम से एक हॉरिजॉन्टली ब्रांच ऊपर की तरफ अराइज करता है और फिर नीचे की तरफ झुकता है, और जहां पर जमीन को वो टच करता है वहां से क्या निकल आती है, एडवेंटिशियस रूट, क्योंकि ये स्टेम ही है। तो ये भी वन इंटरनोड ही है ना, तो वन इंटरनोड है। और यहाँ पर ये जो ब्रांच है वो अपने आप में वन इंटरनोड लॉन्ग है, और इसमें क्या होता है कि ये पहले ऊपर की तरफ ग्रो एरियली फॉर सम टाइम, देन आर्क डाउनवर्ड टू टच द सॉइल, एंड फ्रॉम वेयर एडवेंटिशियस रूट्स एंड लीफी शूट्स अराइज। ठीक है, तो ये अपने आप में रूट हो गया और ये अपने आप में क्या हो गया, स्टोलन हो गया। तो अब आपको स्टोलन समझ में आ गया। जबकि रनर के केस में क्या होता है, वो प्रोस्टेट है, वो इस तरह से ऊपर उठकर नीचे की तरफ नहीं गया। ठीक है, अब हम स्ट्रॉबेरी की क्यों कह रहे हैं कि स्ट्रॉबेरी कई जगह रनर में भी है, कई बार स्टोलन में भी है। तो स्ट्रॉबेरी के पास दोनों एडेप्टेशन है। अब क्या होता है कि स्ट्रॉबेरी में इसी तरह से जो इंटरनोड है ना वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, लेकिन अगर बीच में, उसके बीच में कोई ऑब्स्टेकल है, कोई रुकावट है, कुछ पड़ा हुआ है, कोई पत्थर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो अगर मानो कि बीच में कोई पत्थर पड़ा हुआ है तो फिर वो उसी पत्थर के ऊपर से यूं करके यूं निकल जाएगा। ठीक है, तो वो पत्थर के ऊपर से इस तरह से करके निकल जाएगा, ऊपर होते हुए यूं निकल गया। इसका मतलब है कि उसके पास अगर ये कैपेबिलिटी है तो फिर हम लोग उसको किस कैटेगरी में रख देंगे, उसको हम स्टोलन की भी कैटेगरी में रख देंगे। लेकिन हाँ, ऐसा आपको किस में मिलेगा, स्ट्रॉबेरी के केस में मिलेगा। बाकी अगर हम साइनोडोन एंड ऑक्जेलिस की बात करेंगे तो साइनोडोन एंड ऑक्जेलिस में इस तरह से स्टोलन बनाने की कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन स्ट्रॉबेरी के पास रनर की भी कैपेबिलिटी है। अगर आप स्ट्रॉबेरी को देखोगे तो जमीन में ऐसे ऐसे भी रनर जैसे भी जा रहा है, और अगर कोई ऑब्स्टेकल है तो वो उसके ऊपर से भी निकल जाता है, तो उसके ऊपर से भी निकल जाता है, तो इसका मतलब वो किसकी तरह बिहेवियर को शो करता है, स्टोलन की तरह। ठीक है, तो जो स्ट्रॉबेरी का एग्जाम्पल होगा वो रनर में भी चला जाएगा, स्टोलन में भी चला जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट स्टोलन। तो स्टोलन तो हमने आपको बता दिया, एक लेटरल ब्रांच अराइज होगा बेसल पार्ट ऑफ स्टेम से विच ग्रोज एरियली फॉर सम टाइम देन आर्क डाउनवर्ड टू टच द सॉइल एंड एट दैट पॉइंट एडवेंटिशियस रूट्स क्या हो जाएंगी, अराइज हो जाएंगी। इसका एग्जांपल मिंट हो जाएगा, जैस्मिन हो जाएगा। अच्छा मिंट में क्या होता है, तो मिंट में अगर आप लोग देखोगे ना तो मिंट सकर का भी एग्जाम्पल होता है, स्टोलन का भी एग्जाम्पल होता है, लेकिन मिंट की कई सारी क्या होती हैं, वैरायटीज होती हैं। तो मिंट की कई सारी वैरायटीज में जो पेपर मिंट होता है, तो पेपर मिंट किसका एग्जाम्पल होगा, तो पेपर मिंट स्टोलन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, और जो वाइल्ड मिंट होगा वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, तो वो शक्कर की कैटेगरी में आ जाएगा। वो हमने आगे चलकर शक्कर में मेंथा लिखा होगा। तो यहाँ पर मिंट में मिंट याद रखना शक्कर का भी एग्जाम्पल है, मिंट स्टोलन का भी एग्जाम्पल है। ठीक है, और मिंट में भी कौन सा मिंट हो जाएगा, पाइनएप्पल, मिंट, जैस्मिन, ये तो आपकी एनसीईआरटी में लिखे हैं। हमने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी को लिख दिया। अगर हम बात करें स्ट्रॉबेरी यहाँ पर भी है और स्ट्रॉबेरी रनर में भी है, तो यहाँ पर हमने स्ट्रॉबेरी तो फ्रैगेरिया को लिख ही दिया है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर भी स्ट्रॉबेरी को लिख सकते हो और स्टार बना देना। ठीक है, स्ट्रॉबेरी। आप कंफ्यूज मत होना, जैसे हमने आपको उसका केस नहीं बताया, बनाना का केस, कि बनाना राइजोम का भी एग्जाम्पल है, शक्कर का भी एग्जाम्पल है, दोनों को कंडीशंस फुलफिल होती हैं। ठीक है, और स्ट्रॉबेरी जो है इसी तरह से स्ट्रॉबेरी है, रनर का भी एग्जाम्पल हो जाएगा और किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, स्टोलन। देखो इन्होंने स्टोलन फ्रैगेरिया इसी का बना रखा है, किसका, स्ट्रॉबेरी का बना रखा है। ठीक है, इसको अगर इस तरह से ही बनाएंगे तो देखो आप बेसल पोर्शन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम से एक लेटरल ब्रांच निकली है, ग्रो एरियली फॉर सम टाइम देन आउट डाउनवर्ड, और वहाँ से एडवेंटिशियस रूट, ये एडवेंटिशियस रूट है, ये अपने आप में स्टोलन है, बाकी ये अपने आप में लीफी शूट है, मिंट, जैस्मिन, स्ट्रॉबेरी। मिंट में भी हम क्या बना दे रहे हैं, स्टार बना दे रहे हैं, ताकि आप इससे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, स्टार बनाएंगे तो शायद आप बाद में आपको ध्यान नहीं रहेगा, तो यहाँ पर हम इस तरह से बना देते हैं। आपको मिंट के बारे में सोचना है और आपको स्ट्रॉबेरी के बारे में सोचना है। क्यों, एक्चुअल में इस वजह से बना दिया ना, क्योंकि जब आपको इसके एग्जांपल मिलेंगे ना तो वो आपके कन्फ्यूजन डेवलप होगी। बनाना को के में कन्फ्यूजन डेवलप होगा, मिंट में कन्फ्यूजन डेवलप होगा, स्ट्रॉबेरी में कन्फ्यूजन डेवलप होगा। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, टहलते रहते हैं। ठीक है, और आपको किसी भी तरह से कंफ्यूज नहीं होता है। ठीक है, तो आज तक का लेक्चर कहाँ तक है, स्टोलन तक, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम लोग एक बार जल्दी से फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो अगर हम लोग फास्ट रिवीजन कर लें, स्टोलन आपको पॉइंट याद आ रहा है ना, एक लेटरल ब्रांच अराइज होगी, एरियली फॉर सम टाइम ग्रो करेगा, देन आर्क डाउनवर्ड टू टच द सॉइल। स्टोलन का एग्जांपल फ्रैगेरिया मतलब स्ट्रॉबेरीज का भी एग्जांपल हो जाएगा, रनर का भी एग्जांपल हो जाएगा, बाकी मिंट और जैस्मिन, मिंट इसका भी एग्जांपल हो जाएगा, शक्कर का भी एग्जांपल हो जाएगा। यहाँ मिंट क्या है, पेपरमिंट, बाकी इसका एग्जांपल कौन हो जाएगा, जैस्मिन हो जाएगा। ये सब अपने आप में क्या होते हैं, इंटरनोड ही होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो रनर समझ गए, स्टोलन समझ गए, ये अपने आप में प्रोस्टेट होता है, ये ऊपर की तरफ उठकर नीचे की तरफ जाता है। इसमें साइनोडोन एंड ऑक्सैलिस, वुड सॉरल, ये सब इसका क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। लॉन्ग इंटरनोड होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, प्रोस्टेट होता है, सब आपको समझ में आता है। ठीक है, एडवेंटिशियस रूट, लीफी सूट, अब आप डायग्राम से पहचान ले जाओगे। आपको याद है ना, ये बल्ब के पॉइंट है कि बल्ब में जो रिड्यूस डिस्क शेप स्टेम होता है ना, उसके बेसल पार्ट से क्या निकला होता है, कई सारी एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, और सम आउटर लीव्स जो होती हैं वो ट्यूनिक की तरह बिहेव करती हैं। ट्यूनिक कहाँ नहीं होता है, लिली में। कंपाउंड और सिंपल ट्यूनिकेटेड के बीच में हमने आपको फ़र्क बताया, अनियन, गार्लिक और क्या कहते हैं के बीच में हमने फ़र्क बताया, और सिंपल और कंपाउंड को हमने आपको बहुत अच्छे से बताया, हमने रोबोट से आपको बताया। ठीक है, कई सारी यूनिट मिलकर अपनी जैसी यूनिट बनाए तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अनियन के केस में बल्बलेट्स को कंसेंट्रिकली अरेंज कह सकते हैं। बाकी आपको पता है, अच्छा ये जो बल्ब होते हैं ना, ये स्टेम मॉडिफिकेशन का भी एग्जाम्पल होता है, लीफ मॉडिफिकेशन का भी एग्जाम्पल होता है। स्टेम मॉडिफिकेशन का एग्जाम्पल क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो डिस्क शेप स्टेम है वो भी फूड को स्टोर करता है, और साथ ही साथ उसमें जो बड्स मौजूद होती हैं वो प्रोपेगेटिंग होती हैं, और साथ ही साथ इसमें जो लीव्स होती हैं वो भी फूड को क्या कर रही होती हैं, स्टोर कर रही होती हैं। बाकी अब इसको देखते ही तुमको समझ में आ जाएगा, इसमें रूट से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना है वो हमने आपको बता दिया। बल्ब आपको समझ में आता ही, रिड्यूस्ड कॉन्वेक्स डिस्क शेप स्टेम होता है, फ्लैसी स्केली लीफ होती हैं। अब देखो लीफ स्केली भी है और साथ ही साथ क्या है, फ्लैसी है। अंडरग्राउंड है तो ऑब्वियस है कि फ्लैसी होगी। टर्मिनल बड को सबके सब क्या करते हैं, इनक्लोज करते हैं, और स्केली लीफ के एक्सिल में क्या पाई जाएंगी, एक्सिलरी बड पाई जाएंगी। ठीक है, फिर इसके बाद ये कॉर्म है, तो कॉर्म में ग्लैडियोलस, कोलोकेसिया, क्रोकस, एमार्फोफाइलस, जमीकंद, ये सब एग्जाम्पल हो जाएगा। कॉर्म आपको याद आ रहा है ना, पेरिनेटिंग प्रोपेगेशन, वो तो ट्यूबर कॉर्म, राइजोम, सब के बारे में हम कह सकते हैं कि वो पेरिनेटिंग भी और क्या है, प्रोपेगेटिंग भी हो जाएंगी। ठीक है, बाकी सेवरल डॉटर कॉर्म भी उसमें होते हैं, ये बात आपको समझ में आती है। कॉर्म का डायग्राम ये वर्टिकल होता है, सर्कुलर क्या होते हैं, नोट्स होते हैं। इंटरनोड क्या होता है, हाईली रिड्यूस होता है, या तो बेस से एडवेंटिशियस रूट या तो पूरी सरफेस से निकली होती है। ये अनब्रांच होता है, इसको हम लोग कंडेंस्ड क्या कह सकते हैं, राइजोम भी कह सकते हैं।
सकते हैं, स्केली लीफ होती है, एक्सिलरी बड होती है। यहीं से एरियल शूट क्या होता है, राइज हो जाता है। राइजोम में स्ट्रैगलिंग का मतलब हॉरिजॉन्टल ग्रो, नोड इंटर नोड, इसमें क्या होती है, नोड इंटर नोड है। ये देखिए बड से राइज हो रहा है, लोअर नोड से क्या निकली रहते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स निकले रहते हैं। इसके एग्जांपल जिंजर, टर्मरिक, मूसा कहना एक जैसा है, शुगर केन, लोटस, ये सब इसका एग्जांपल हो जाएगा। ये देख रहे हो अंडरग्राउंड टर्मिनल पोर्शन गेट स्वेलन ड्यू टू कंटिन्यूड एक्युमुलेशन ऑफ फूड, ये एक इसका एग्जांपल है। आई को हम लोग नोड भी कह सकते हैं, एक्सिलरी बड भी कह सकते हैं, ये लीफी स्कार को रिप्रेजेंट करता है। इसमें क्या होता है, इसी एक्सिलरी बड से क्या बन जाते हैं, इसी एक्सिलरी बड से यंग प्लांटलेट बन जाता है। इसमें एडवेंटिशियस रूट्स नहीं होते हैं। बाकी आपको सब समझ में आ रहा है। फेवरेबल कंडीशन में ये सब के सब क्या कर जाएंगे, बड स्प्राउट कर जाएंगे। पेरिनेशन या सस्पेंडेड एडेप्टेशन का क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। तो स्टेम के थ्रू आपने देख लिया, ट्यूबर समझ में आ गया होगा, कार्म, राइजोम, बल्ब, सकर भी आपको समझ में आ गया होगा, रनर भी समझ में आ गया होगा। ऑफसेट, अभी ऑफसेट आपको पढ़ाना बाकी है, ऑफसेट हम आपको पढ़ाएंगे, स्टोलन, ठीक है। ये सब आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आपको फाइब्रस रूट समझ में आ गया होगा। क्लस्टर में होती हैं तो उसको हम लोग फेसिकुलेटेड कहते हैं। डहलिया इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। ये भी पेरिनेटिंग है, प्रोपेगेटिंग है। इसमें जो बड मौजूद होगी वो एडवेंटिशियस है, स्टेम में जब भी बड मौजूद होगी वो ट्रू है। फाइब्रस एडवेंटिशियस, ये स्वीट पोटैटो, आइपोमी, बटाटा, सोलनेसी, कर्नुलोलेसी, होमोलोगसी, एनालोगस है, सब हमने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पर फेसिकुलेटेड क्यों कहते हैं, इसको ट्यूबरस क्यों कहते हैं, इसको एडवेंटिशियस क्यों कहते हैं, ये बात भी हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमने ट्रू बड और एडवेंटिशियस बड का आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से बताया है ना। इससे, इस कॉन्सेप्ट से आपको, और यहीं से सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता है, और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको तो हमने बहुत आसान कर दिया आपको सीधे कॉन्सेप्ट फॉर्म में। ट्रू बड का काम वेजिटेटिव भी हो सकता है, रिप्रोडक्टिव भी, लेकिन एडवेंटिशियस बड का काम हमेशा एक्सिलरी, ये हमने आपको प्रॉपर एनालिसिस करके बताया है, ठीक है। फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नेचुरल, आर्टिफिशियल, पहले हमने रूट के थ्रू बताया, टैप रूट के थ्रू भी होता है और फाइब्रस के भी थ्रू होता है। फाइब्रस के थ्रू हम लोगों ने देख लिया, डहलिया में है, और किसमें, स्वीट पोटैटो में, और टैप रूट के थ्रू शीशम में, डलबेरिजिया में है। ये सारी बातें आपको समझ में आती हैं। अगर ये रिप्रोडक्टिव है, भले ही टैप है, तब भी इसके पास जो बड होगी वो क्या होगी, एडवेंटिशियस बड होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं।